नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरें आपको वॉर रूम में जो है जिनकी आपको अंदर की तहों तक हम बताएंगे कि क्या असलियत है, क्योंकि दुनिया भर में पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करने के लिए भारत के जो डेलीगेशन गए थे वो अपनी बात करके अब वापस लौट रहे हैं। ज़्यादातर डेलीगेशंस आ गए हैं, कुछ अभी भी और बाकी देशों में हैं। तो वो उनकी नकल करने की तर्ज पर पाकिस्तान ने भी इन्हीं की तर्ज पर बाहर एक डेलीगेशन भेजा जिसकी कमान बिलावल भुट्टो को दी गई है। वो वहां जाकर के जो बातें कर रहे हैं उस पर दुनिया हंस रही है। वो किन बातों पर मैं आपको वो आज दिखाऊंगा। इसके अलावा और कई अहम खबरों में शशि थरूर उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उनसे पूछा गया कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों दिया गया था, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक कहावत है, खून का बदला खून, और ऐसे ही सिंदूर का बदला भी खून। तो इसीलिए ये नाम चुना गया और बहुत बेहतर नाम दिया गया था इस ऑपरेशन को। इसके अलावा हमारे जो डीजीएमओ साहब जो इन 4 दिन की लड़ाई के दौरान उनको आपने देखा वो आके प्रेस ब्रीफिंग भी करते थे, उनको भी एक सैनिक सम्मान से नवाजा गया है। उसकी भी अच्छी खबर वो भी आपको हम देंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं कि बात बात पर परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सुर कैसे अचानक बदल गए। शहबाज शरीफ अब अमन और शांति की बात कर रहे हैं। शहबाज ने कहा कि युद्ध विराम हो चुका है और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ये एक ऐसा युद्ध विराम बन जाए जो लंबे समय तक चले। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान निवेश, व्यापार, इन सब चीजों पर फोकस करना चाहता है, इसलिए अमेरिका के साथ वो लगातार बात कर रहा है। शाहनवाज ने कहा कि पाकिस्तान में अब एक नई बयार बह रही है। अभी अचानक भारत से पिटने के बाद ही नई हवा क्यों चली पाकिस्तान में, यह भी सोचने वाली बात है। और दूसरा, शहबाज शरीफ हो या पाकिस्तान की और बाकी तमाम नेता, ये अमेरिका की इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने स्टेटमेंट में बार बार अमेरिका का नाम लिया, बार बार कहा कि मैं बड़ा प्रभावित हूं राष्ट्रपति ट्रंप की सोच से। वो व्यापार की, ट्रेड की बात करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान बार बार ट्रंप को धन्यवाद दे रहा है। अमेरिका की नीतियां उसको इतनी पसंद आने लगी हैं। ये वही ट्रंप है जिन्होंने अपने पिछले शासन में इनको मिलने वाली, पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय मदद पर रोक लगा दी थी और कहा था कि हमारी पीठ में छुरा भोंकता रहा, आतंकवाद की लड़ाई के नाम पर आतंकवादियों को पालता रहा। यह वही ट्रंप है। इस बार ट्रंप भी कुछ बदले हैं, लेकिन पाकिस्तान का तो क्या ही कहें। तो आप जरा सुन लीजिए शहबाज शरीफ की बात, फिर आपको मेहमानों से मिलाते हैं और बात शुरू करते हैं। Ceasefire has taken place, and I hope and pray to God Almighty that this will become a long-lasting ceasefire on which we can build our edifice of investments, trade, promotion, and so on and so forth. We are already engaged with the United States of America on tariff issue, and so far the progress is magnificent. We are also in touch with the United States of America for promoting trade, bilateral trade in the field of IT, importing energy requirements, agriculture, education, health, and whatnot. And I am really inspired by President Trump's vision, and that is all about trade, investment, commerce, and rationalizing tariffs. I think this is a fresh air to all of us. तो आइए पहले मेहमानों से मिल लीजिए। आज वॉर रूम में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मेजर जनरल वीके दत्ता स्टूडियो में आ चुके हैं सर, बहुत स्वागत। और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव साहब भी हैं सर, आपका बहुत स्वागत है। तो पहले जरा इसी में बात कर लें। अभी आपने जो शहबाज शरीफ को बातें करते हुए सुना, एक तो पाकिस्तान जब व्यापार की बात करता है तो वो खबर बननी चाहिए कि ये देश अब जो नॉर्मल मुल्क जिस तरीके से बिहेव करते हैं वैसी भाषा बोलने लगा। लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ? अभी तक तो ये कह रहा था हम बम मार देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उसके बाद अब अचानक ट्रेड, टैरिफ्स, इनकी बातें शहबाज शरीफ की जबान पर आखिर क्यों आ गई? और ये जैसा मैंने कहा, ये पाकिस्तान की इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है जनरल दत्ता? बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी वो पुरानी कहावत है जो मैं दोहरा रहा हूँ, दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स ऑफ फोर्स, नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स द मोस्ट। तो अभी जब अमेरिका को सूट करता है पाकिस्तान को पार्टनर बनाने के लिए वो कर देते हैं,
जब उनको सूट करता है इनको किक मार दिया वो मार देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बिकाऊ देश है जो भूखा नंगा भिखारियों की तरह कटोरा लेके घूमता है, जिसकी जेब में पैसा है वही इसको अपने साथ ले जाए। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? तो ये वो देश है, एनीबॉडी कैन यूज़ देम। इनकी कोई गैरत नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई दीन नहीं। तो आज के दिन में अमेरिका को लगा कि शायद दोबारा इसका इस्तेमाल किया जाए और दोबारा इसको थोड़े चॉकलेट खिलाए जाएं और उसके बाद इनकी ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए, इनकी सेना का इस्तेमाल करते हुए वो अपने अपने जो कोई भी फ्यूचर एक प्लान बना रहे हैं उसके अंदर इनको शामिल किया जाए। तो अभी फ्यूचर प्लान बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, अगर अंग्रेज़ों ने आज़ादी देने के बाद जो पार्टीशन कड़ी भारत और पाकिस्तान बनाया, उसके पीछे ये इस जगह की लोकेशन का महत्व था। जो ब्रिटिश थे उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए बनाया कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रख पाएँ और आगे वो रशिया को काउंटर कर पाएँ, और उसका इस्तेमाल हुआ भी। जब सोवियत यूनियन रशिया में आ गई, अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की ज़मीन से अफ़गानिस्तान के अंदर जो रूसी फौजें उस समय घुसी थी उनको काउंटर किया। तो मैंने एक शब्द पढ़ा सर कहीं, रेंट सीकिंग। बिल्कुल, ये रेंट सीकिंग देश है, किराया। आप जैसा आपने कहा, केवल अपनी लोकेशन का किराया वसूलता है पूरी दुनिया से। ये पार्टनर फॉर रेंट है। पार्टनर फॉर रेंट है, ओके। अच्छा, लेकिन कुछ असर तो हो रहा है सर इसका। और ये देखिए, हम लोगों को आपने दुश्मन पर भी नजर रखनी है, हमको ये भी देखना है कि उसकी कौन मदद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इस लिहाज से एक रैशनल प्रैक्टिकल सोच होनी चाहिए। अब देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अफगानिस्तान और ईरान समेत कुल 12 देशों के नागरिकों की अमेरिका के एंट्री पर बैन लगा दिया है। इसमें पाकिस्तान नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में एक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया है, जिसके तहत आतंकवाद समेत अन्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आतंकवाद खतरा है, लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। ट्रंप सरकार का मानना है कि यह फैसला अमेरिका की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। ट्रंप सरकार की घोषणा के मुताबिक अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कॉन्गो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हाइती, ईरान, इनमें से बहुत से देशों के तो आपने शायद नाम भी ना सुने हो, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, इनके नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया है। और इसके अलावा कुछ और देश हैं जैसे बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला, जिनके नागरिकों के अमेरिका में आने पर आंशिक रूप से बैन लगाया जाएगा। अब हैरानी इसी बात की है कि आतंकवाद की बात, लेकिन लिस्ट से पाकिस्तान का नाम गायब। मैं आपको अगली खबर बताऊंगा तो शायद आपको यकीन ना हो कि दुनिया इस वक्त क्या सोच रही है। आतंकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से क्या जिम्मेदारी मिली है आपको मालूम है? पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तालिबान सैंक्शंस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है पाकिस्तान को। मतलब वो कमेटी यूनाइटेड नेशंस की जो तालिबान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, अफगानिस्तान कैसा बिहेव कर रहा है, उसके देश में क्या हो रहा है, इन सब पर नजर रखेगा पाकिस्तान। जो पाल रहा है तालिबान को, वो नजर रखेगा तालिबान के ऊपर। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है पाकिस्तान को। आतंकवाद की नर्सरी के तौर पर दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान को दी गई इस जिम्मेदारी पर पूरी दुनिया हैरान है। आम लोगों से लेकर पॉलिटिशियन सब ये सवाल उठा रहे हैं कि जो पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसने में नंबर 1 है, वो भला आतंकवाद पर रोक लगाने की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा। हमारी एक पार्लियामेंटेरियन ने, प्रियंका चतुर्वेदी, तो लिखा कि दिस इज व्हाई यूनाइटेड नेशंस इज अ जोक। मजाक बन गया है यूनाइटेड नेशंस। अगर ये आतंकवाद को रोकने के नाम पर आपकी कार्रवाई है और ये आप ऐसी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, तो इस पर और इससे भला क्या कहा जाए। पहलगाम हमले का रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्या पाकिस्तान को? वाइस मास्टर साहब, देखिए ऐसा है सौरभ, वैसे लाइटर वेन में यह है कि आप जेल में जाते हैं तो जो जितने भी कैदी होते हैं उनका नंबरदार जो सबसे बड़ा कैदी होता है। तो ये नंबरदार बनाया क्योंकि इनको टेररिस्ट के बारे में अच्छे से पता है। सारे टेररिस्ट इन्हीं के देश में रहते हैं, निगाह ये अच्छी रख सकते हैं और रूल्स का फॉलो करा सकते हैं। बट दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनली जो आपने कहा कि यूएन एज एन इंस्टीट्यूशन,
और इस तरह का जो मजाक हो रहा है कि जहां खुद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि 30 इयर्स तक हमने डर्टी वर्क किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने खुद कहा। और अब हमारे जो ट्रंप हैं, ट्रंप जब अपने पहले टर्म में आए थे तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने हमारे पीठ में छुरा भोंका है, क्योंकि ये हम जिसको कह रहे थे हटाने के लिए उन्हीं का साथ दे रहे थे, तब भी इन्होंने तालिबान की बात की थी। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टेज पे देखें, इट हैज बिकम अ जोक। टेररिस्ट के खिलाफ कोई अगर लड़ रहा है इस वक्त तो सिर्फ अभी हिंदुस्तान ही लड़ रहा है। और आपने देखा लड़ाई ऐसी हुई कि उस लड़ाई के बाद से अब ये ट्रेड की बातें कर रहे हैं, अब ये ट्रंप जो बात कर रहे हैं उसकी बातें कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की। यही तो सिखा रहा था हिंदुस्तान तुमको, लेकिन बिना मार पड़े कुछ लोग सही नहीं होते। वो जरूरी था, वो ठोकना बहुत जरूरी था। और आप देखिए ये क्यों ट्रंप के गुणगान कर रहे हैं। IMF से किसने इनको रिलीफ दिलाई? राइट, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनको $20 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक से किसने दिलाए? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो 10 साल के लिए बांध लिया है, हर साल आएगा थोड़ा थोड़ा पैसा। 40 बिलियन सर, 40 बिलियन, सॉरी नॉट 20, 40 बिलियन, 4 बिलियन आएगा हर साल। अब अगर आप इसको देखते हैं तो इन्होंने इसको 10 साल के लिए, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, रेंट, कंट्री फॉर रेंट, अब 10 साल का रेंट दे दिया है, अब वो उसके साथ ही रहेंगे। तो जहां तक सवाल है हिंदुस्तान का, जो हमें लेसन सीखना है कि आपको अपनी सुरक्षा और रक्षा खुद करनी पड़ेगी, नंबर 1। और नंबर 2 कि आपको इंडिजिनस वेपन से ही करनी पड़ेगी। वो तो ठीक है, वो तो क्लियर हो चुका, बिल्कुल क्लियर। इंडिया इज ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन, और एवरी कंट्री इज ऑन इट्स ओन एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट योर एलाइज, टुडे एलाइज टुमारो एनिमीज। ठीक है, और वो आपने दिखा भी दिया कि आपकी आत्मनिर्भरता की वजह से आपकी ऐसी जीत हुई है, इंफैक्टिक विक्ट्री पाकिस्तान के ऊपर। सर लेकिन या तो पाकिस्तान हैज प्लेड अमेरिका वेल, या तो ये कहें, या फिर ये कहिए कि अमेरिका या पर्सनली राष्ट्रपति ट्रंप का ऐसा कोई इंटरेस्ट है कि उनको पाकिस्तान का आतंकवाद नजर नहीं आ रहा है। सौरभ एक पॉइंट में भूल गया, मुझे बताना जरूर चाहिए। नूर खान बेस से जो खबरें आ रही हैं, जो एयरफील्ड है वहां, वो दैट हैज बीन कैप्चर्ड बाय US फोर्सेस। अच्छा, अब वो क्यों हुआ है? और अगर उस तार को आप जोड़िए इस तार से तो उसका क्या मतलब है? वहां पे कुछ तो हुआ है ऐसा। साहब किस बात का रिवॉर्ड है ये? सौरभ, 2-4 बातें जो निकल करके आती हैं। एक, मैं और डॉक्टर जयशंकर जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में जो हमारे प्रिंसिपल होते थे, वो जो बदमाश बच्चे होते थे उनको प्रीफेक्ट बनाते थे। तो ये वो है, ये अमेरिका ने देख लिया है कि इस पूरे रीजन में बदमाश कौन है, तो उसको ऐसा काम दो कि वो बदमाशी थोड़ा कम करने की कोशिश करे। लेकिन एक विडंबना है कि अमेरिका चाहे एक लोकतंत्र देश है, लेकिन वो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट चाहता है देशों के बीच में। और वो पाकिस्तान में उसको मालूम है कि अगर उसको 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट चाहिए तो कौन है, और वो है पाकिस्तान की आर्मी। अगर अमेरिका को जब इंटरैक्ट करना था चाइना के साथ, उन्होंने उस वक्त भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान को, क्योंकि चीन के साथ उन्होंने तालमेल करनी थी। किसिंजर बार बार पाकिस्तान में आते थे और चुपचाप चाइना जाते थे, वापस आते थे, जाते थे। तो ये जो कार्रवाई की, अब पासा पलट गया। चीन जिस मकसद से उन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं, पर अब दोबारा उनको चीन के ऊपर नजर रखनी है और इसके लिए उनको पाकिस्तान चाहिए। तीसरी बात, क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी आप देखते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान 1/3 ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इंटरेस्ट ऑफ ट्रंप एंड हिज फैमिली इज पाकिस्तान। ये ट्रंप का पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से भी हो रहा है। पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट थिंग इज, अभी आप देखिए सीरिया में, हु इज इन चार्ज ऑफ सीरिया? नंबर 1 टेररिस्ट टिल यस्टरडे इज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। अगेन ट्रंप वहां पे जाकर के उनसे गले मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब आप देखिएगा कि किस प्रकार से जो जुगुलर वेन की बात करते थे हर हमेशा पाकिस्तान, वो आज खुद क्या भुट्टो क्या बोल रहा है बिलावल कि हमारे को सब जगह लोग सुनते हैं, पर कश्मीर के बारे में अब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी सुनवाई हो रही है टेररिज्म पे, हमारी सुनवाई हो रही है बाकी चीजों पर, लेकिन कश्मीर के बारे में मेरे से कोई नहीं सुन रहा, और खासकर UN में मेरी सुनवाई कश्मीर के ऊपर नहीं हो रही। ये क्या दर्शाता है कि भारत ने आइसोलेट किया है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान का जो नैरेटिव है पूरे विश्व भर में, खासकर अमेरिका के साथ, वो किस प्रकार से अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करता है।
पहले अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन में क्या होता था, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। फिर 2000 के बाद शुरुआत हुई, चीन भी आना शुरू हो गया। अब चीन को भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा खतरे के बहाने। जब चीन ने पाकिस्तान को कहा कि हम अपनी एक डिवीजन लगाते हैं पाकिस्तान के अंदर, खासकर फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें मुश्किल हो रही है, तो पाकिस्तान ने कहा हम डिवीजन आपको लगाने नहीं देंगे, हम आपकी रखवाली करेंगे। लेकिन चीन नहीं माना। चीन ने अपने आदमी, अब चाइना एक डिवीजन लगाना चाहता था चीन पाकिस्तान में। एक डिवीजन मतलब कितने? डिवीजन मतलब तकरीबन 12,000 के करीब, 12 से 15,000। इतने लोग पाकिस्तान के अंदर क्यों? क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को कहा कि हमारे जितने भी आदमी आते हैं आप लोगों या तो मरवाते हो या मारते हो, या कहीं ना कहीं हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको मिस्ट्रस्ट भी है। ओके ठीक। अब लेकिन मैं आपको सर अगली खबर जो बता रहा हूं, बिलावल भुट्टो भी न्यूयॉर्क में है, वो भी अमेरिकियों के सामने अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातों पर हंसी आई, कुछ बातों पर रोना। सुनिए क्या बोले बिलावल। बिलावल ने कहा कि दुनिया को, भारत को स्पेशली आईएसआई से सीखना चाहिए कि दहशतगर्दी से कैसे मुकाबला करें। मतलब भारत उस एजेंसी से टेररिज्म से निपटना सीखे जो टेररिस्ट का जिसकी नर्सरी उसके पास है, इंक्यूबेटर जिसके पास है, जहां वो टेररिस्ट केवल भेजता नहीं है, पहले पैदा करता है, उसको बड़ा करता है, फिर उसको ट्रेन करता है, इस बीच में उसको इंडोक्ट्रिनेट करता है, फिर उसके हाथ में बंदूक देता है, फिर उसको कंपस देता है कि यहां से जाना है तुमको हिंदुस्तान में, और वो वहां जाकर तुमको इनोसेंट लोगों को मारना है। उस आईएसआई से भारत सीखे आतंकवाद से कैसे लड़ना है। अब ये बात किसके गले उतरती? जो आईएसआई आतंकवाद का दूसरा नाम है, बिलावल उससे काउंटर टेररिज्म सीखने की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में इस पर मजाक उड़ा। अब अमेरिका पहुंचे बिलावल ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अंत में वही हुआ जो पाकिस्तान का हर नेता इस वक्त कर रहा है। सब कुछ कहने के बाद बात बिलावल भी उसी पर आ गए, भारत से बात करनी है। हम समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम करना जरूरी है। इस वक्त एक मुल्क है जो कह रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम अमन का ख्वाहिशमंद है। तमाम इशूज, चाहे वो दहशतगर्दी का इशू हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो पानी का इशू हो, वो बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। हाँ, भारत कहते हैं लोग बातचीत नहीं करते, नहीं चाह रहा था। जैसे आपने उनको मजबूर किया कि वो आपको सीज फायर, जैसे अमेरिका ने और बाकी फोर्सेस ने उनको मजबूर किए, वो मजबूर हुए कि उनको सीज फायर करना पड़ा। वैसे ही इंशाअल्लाह वो मजबूर होंगे क्योंकि पाकिस्तान से बातचीत करना पड़ेगा। अगर भारत बातचीत चाहते हैं कि दहशतगर्दी का मुकाबला करे, आज हमसे बात करें। हमने सीखा है, हम एक्सपर्ट्स हैं दहशतगर्दी का मुकाबला करने। हमारा आईएसआई से सीखे, वो आपको सिखाएंगे कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे। Which actually will be more effective would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. We want to export culture, we want to export engineers, we want to export technology, and that's what we really bring to the world. It's unfortunate that a young politician from Pakistan who should be spending more of his time in fixing his own country is in the US defending some of those who may be responsible for assassinating his mother. So that's the reality and that's the difference. अभी अंत में मिलिंद देवरा जो हमारे सांसद हैं बीजेपी के और इस डेलीगेशन में थे जिसमें शशि थरूर थे, उनकी बात हमने आपको इसलिए सुनवाई कि उन्होंने सही आईना बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर इन्होंने कहा है कि एक नौजवान जो है आया है और वो बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन पहले तो अपने देश में जाकर के देखे क्या हो रहा है। और दूसरा, इस व्यक्ति की मां को आतंकवादियों ने मारा था और उस वक्त किस पर इल्जाम लगाया था इन्होंने, आपको याद है? मुशर्रफ पर। मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर था पाकिस्तान का, और इसी बिलावल भुट्टो ने, इनके पिता जरदारी ने खुलकर कहा था कि बेनजीर भुट्टो का कत्ल मुशर्रफ ने किया है। मुशर्रफ का मतलब क्या? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई। इमरान खान पे गोली चली, इमरान खान ने किसका नाम लिया?
पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई। और ये आदमी कहता है कि आओ आईएसआई से सीखो कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है। कह रहे हैं हम एक्सपर्ट हैं। हाँ, एक्सपर्ट तो तुम हो, तुम एक्सपर्ट हो आतंकवाद की। ये बात बिल्कुल सही कही बिलावल भुट्टो ने। लेकिन फिर कहना कि आईएसआई और रॉ एक साथ आ जाएं। आईएसआई को तो हमने बुलाया था पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद, हमने इनवाइट किया था। उसके बाद क्या कहा वहां जाकर आईएसआई ने, ये हमला तो हिंदुस्तान ने खुद अपने एयरबेस के ऊपर कराया है। तो क्या मतलब बिलावल भुट्टो को वैसे उनके ही घर वाले जो है सीरियसली नहीं लेते, तो ये दुनिया में जाकर के क्या बातें कर रहे हैं। एक बात सर इन्होंने लेकिन जो कही बड़ी मजेदार थी। इन्होंने कहा दुनिया को ये समझना चाहिए, नॉट ऑल पाकिस्तानीज आर टेररिस्ट्स। सारे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है। और ये रेपुटेशन किसने बनाई है तुम्हारी? तुम्हें ये कहना पड़ रहा है दुनिया में जाके कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, ये तुम्हारी रेपुटेशन बता रहा है। और अब जब हिंदुस्तान से कोई बच्चा जाता है, कोई जवान जाता है, लोग उसको वहां पर बुलाते हैं, जानते हैं कि ये इंजीनियर है, ये यहाँ कंस्ट्रक्टिव रहेगा, ये पे करेगा यहाँ के टैक्सेस। और जब कोई पाकिस्तानी आता है तो उसको, मैं आपको बताता हूं मेरा अपना अनुभव, हम लोग साथ गए थे कनाडा में, एक ब्रिगेडियर साहब थे, मैं कमरो था, उनको वीसा नहीं दिया कनाडा ने, मुझे दे दिया। तो उन्होंने कहा देखिए आपको देते हैं। मैंने कहा तुम काम ही ऐसे करते हो। मैंने उनसे कहा साहब अब बात यह है कि जो रिनाउंड टेररिस्ट है, जो रिनाउंड स्टैब्लिश्ड है, जो खुद कह रहा है कि 30 साल तक हमने डर्टी वर्क किया है अमेरिका का, उसके रक्षा मंत्री कह रहे हैं। अब ये आप ये जरूर सोचना पड़ेगा, इनके अंदर भी पैराडाइम शिफ्ट आया है, अगर ये आया है तो। जैसे हमने अपना शिफ्ट किया, एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, उसकी ये धमक है कि अब इन्होंने कहा टेररिज्म तो हम करेंगे नहीं, हम तो व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन बीच में एक बात सोचिए सौरभ, वो बात कर रहा है पानी की बात कर रहा है। पानी की तो सब कर रहे हैं। हाँ, पानी तो बहुत गले में छोड़ो, फंसा हुआ पानी नहीं छूटेगा जब तक कि तुम ये बंद नहीं करोगे। ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि हम दहशतगर्दी के सबसे बड़े शिकार हैं, तो ये तो मुखौटा कब का उतर चुका ना। बिल्कुल सौरभ, ये दुनिया का उल्लू कब तक बनाएंगे ये लगातार। और मैं असल में एक और बेबाक बात बताना चाहता हूँ आपको, इनका भी कसूर नहीं है। इनका दो तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जब अमेरिका को चाहिए था रशिया को काउंटर करना अफगानिस्तान में, अपने वियतनाम की हार का बदला लेने के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया, उकसाया, मदरसों से बच्चों को रिक्रूट किया और इन्होंने एक तालिबान फोर्स बनाई, जिसके माध्यम से इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन को हराया और सोवियत यूनियन को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ गया। तो ये अमेरिका के द्वारा फंडेड, अमेरिका के द्वारा मोटिवेटेड, अमेरिका का दिया हुआ हथियार असला इस्तेमाल करके वो टेररिस्ट पैदा हुए जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग के अंदर हिस्सा लिया। और पूरी दुनिया से जिहाद के नाम से वो अलग अलग देशों से, मुस्लिम देशों से लोग अफगानिस्तान आए, चाहे वो मोरक्को हो, चाहे अल्जीरिया हो, जहाँ भी हो, वो कहाँ आते थे? पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिलती थी, यहाँ से फिर उनको लॉन्च कर दिया जाता था सोवियत यूनियन के खिलाफ। जी, तो ये शुरू हुआ पाकिस्तान के द्वारा। उसके साथ साथ में पाकिस्तानी फौज को ये लगा कि अगर हम इनका इस्तेमाल करके हमने सोवियत यूनियन जैसे देश को हरा दिया अफगानिस्तान के अंदर, हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करके भारत के अंदर भी भारतीय फौज को हरा देंगे और कश्मीर पे कब्जा कर जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ट्रंप की लगभग चापलूसी कर रहे थे और कह रहे थे कि अब हमें ट्रेड पर बात करनी है, हमें टैरिफ्स पर बात करनी है, तरक्की, व्यापार, ये सब हमारे अब एम है। कहाँ से आ गए अचानक? अभी तक तो तुम्हारा एम मिसाइलें बनाना, एटम बॉम्ब बनाना था। अब इसके बाद आपने बिलावल की बात भी सुनी जो कह रहा है कि आईएसआई से सीखिए दहशतगर्दी से लड़ना, हमसे भारत आकर के सीखे, हम एक्सपर्ट हैं टेररिज्म के, आप तो एक्सपर्ट हैं टेररिज्म के। अब जरा ये डिफेंस मिनिस्टर को सुनिए, इन ख्वाजा आसिफ, इन्होंने ईवीएम साहब ने ब्रेक से पहले याद दिलाया ना, इसी व्यक्ति ने कहा था कि हम 30 साल से तो इन लोगों को हमने पाला हुआ था, चाहे वो बिल्कुल सही मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज, ये कह चुका, इनका स्टेटमेंट आ चुका है। और ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया जिस देश में, और उससे ज्यादा क्या कहना है। और हमने आपको ये भी खबर दिखाई थी कि तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान को बना दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। और इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस की आतंकवाद को लेकर के जो कमेटी है उसका मेंबर जो है, वाइस चेयरमैन जो है, वो भी पाकिस्तान को बना दिया गया है। अब ये मजाक वहां चल रहा है और ख्वाजा आसिफ शिमला समझौता याद दिला रहा है। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा एक ऊट पटांग सा बयान दिया पाकिस्तान के एक चैनल पर और कहा कि शिमला समझौते का अब कोई मतलब नहीं रह गया है।
इट इज अ डेड अग्रीमेंट। शिमला समझौता जैसा अब कुछ है ही नहीं, ये खत्म हो गया। ये सीख किसके लिए है जो व्यक्ति ये बात कह रहा है? ये हिंदुस्तान के लिए सीख है। आपने इस शिमला समझौते को मानकर उनके 93,000 फौजी जो कि आपके पास POW थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, उसको छोड़ दिया था। और 4 दिन की लड़ाई के बाद वो कह रहा है अब शिमला समझौता रद्द हो गया। तो इसमें सीख किसको मिली? हमें मिला। सबक किसको मिला? हमें मिला कि एक ऐसा देश है जिसके लिए ये एग्रीमेंट्स, इस किस्म की चीजों का, वो केवल एक कागज का टुकड़ा है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है उसका। और आज उसने एक कह ही दिया कि वो एग्रीमेंट जैसा अब कुछ बचा ही नहीं हमारे बीच में। 2-3 बातें समझ लें। शिमला समझौता यह कहता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में जो सीज फायर लाइन जिसको कहते थे, 1948 में जहां पर सीज फायर कर दिया गया था, दोनों सेनाएं वहीं की वहीं रुक गई थी और अभी भी तैनात हैं, उस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया था। शिमला समझौते में यह कहा गया था कि दोनों देश जो है पाक कश्मीर का मुद्दा आपस में सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरी पार्टी से के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1948 में जब नेहरू जी इस बात को यूनाइटेड नेशंस में ले गए थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने उस वक्त सीज फायर कराते हुए कुछ और शर्तें जो हैं वो लागू करने को कही थी कि यहाँ प्लेबिसाइड भी होगा, या उसके अलावा उसमें उसकी भी शर्त ये थी कि पाकिस्तान पहले, जितने कश्मीर पे कब्जा किया है, वो पाकिस्तान पहले अपनी फौज को पीछे लेकर के जाएगा। तो ये पाकिस्तान कभी नहीं बताता। लेकिन अब वो कह रहा है कि शिमला समझौता तो खत्म हो गया और अब हम 1948 में पहुंच गए। तो 1948 में तो लड़ाई चल रही थी सीज फायर पर। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब अब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान भी दोनों स्वतंत्र हैं कि अब जहां चाहें वो अब इस लाइन ऑफ कंट्रोल को ब्रीच कर सकते हैं, जहां चाहें मौका देख करके नई जमीन कब्जा कर सकते हैं, नई पोस्ट कब्जा कर सकते हैं? क्या ख्वाजा आसिफ ये कहना चाहते हैं और क्या वो इसका मतलब समझते हैं? हर लड़ाई में मार खाने के बाद खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का एक्सपर्ट भी अगर कोई है आतंकवाद के साथ, तो वो भी ये पाकिस्तान ही है। तो पहले तो ये शिमला एग्रीमेंट क्या था जिसे वो कह रहे, अच्छा साहब ने ये भी कि शिमला एग्रीमेंट तो डेड हो गया, अभी इंडस वाटर ट्रीटी डेड नहीं हुई। वो मतलब वो क्योंकि अब उसमें जान अटकी हुई है तो उसको डेड नहीं बोल रहे हैं। ये शिमला समझौता जो है वो डेड हो गया है। सर शिमला, इसका मतलब क्या है? शिमला समझौता अब अगर होल्ड नहीं कर रहा है और 1948 में पहुंच गई कश्मीर, तो क्या मतलब हुआ? सौरभ, सबसे पहले तो 2-4 बातें। एक, कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का सौदागर है। दूसरा, लेपर्ड्स डोंट चेंज देयर स्पॉट्स, ये याद रखना हमेशा जिंदगी में। 1947-48 में जो लड़ाई हुई वो कराची एग्रीमेंट हुआ और उस कराची एग्रीमेंट के तहत सीज फायर लाइन डिक्लेयर की गई जो NJ 9842 तक है सीमित, और उसके बाद इट रन्स अलोंग द ग्लेशियर नॉर्थवर्ड, जिसके कारण सियाचिन ग्लेशियर का जो चल रहा है वो उसके कारण चल रहा है। अब जहाँ तक शिमला एग्रीमेंट का सवाल है और ये कहना चाहते हैं 1947-48 में, उसी से समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान की जो मानसिकता है, आतंकी मानसिकता, और जिस प्रकार से उन्होंने खैबर पख्तूनवा से जो ट्राइबल लोगों को लेकर के जिस प्रकार से कश्मीर में हमला बोला और जो कार्रवाई है वो सबको मालूम है, जिसको हम लोग कराची एग्रीमेंट कहते थे। कराची एग्रीमेंट के बाद 1971 की लड़ाई के बाद शिमला एग्रीमेंट आया, और ये शिमला एग्रीमेंट जब आया, और इससे पहले मैं कह दूं, ये जो कह रहे थे आसिफ, उनके रक्षा मंत्री, वो जो है पंडित नेहरू ने जब यूनाइटेड नेशंस में गए, वो प्लेबिसाइड के जब हम बात करते हैं उसमें कंडीशंस थी। एग्जैक्टली। अब वो जो कंडीशंस है वो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले कंडीशन ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी फौज भेजी, उन्होंने वो लोगों को वहां से निकालना है, नंबर 1। आज के टर्म्स में मतलब POK वैकेट, नहीं, POK से, और अपने कश्मीर के अंदर जितने भी लोग आए हैं, POK के अंदर पूरा कश्मीर हमारा है। हाँ, POK से सेना हटाया। हाँ, पूरा। फर्स्ट थिंग इज सारे जो भी पाकिस्तान की फौज है उसने वहां से हटना है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, कम से कम भारत की फौज रह करके वहां पे इलेक्शंस होंगे। प्लेबिसाइड भी होगा तो भारत की फौज लिमिटेड स्ट्रेंथ में होगी और उसके बाद होगा। तो पहला कंडीशन यह था कि पाकिस्तान की फौज POK से पूरी हट जानी चाहिए, वो ही नहीं हटी। जब पहला ही कंडीशन नहीं हुआ इसलिए यह हुआ। तो ख्वाजा आसिफ कह रहा है 1948 में कश्मीर पहुंच गया तो मतलब फौज हटाओ POK से। अब सवाल आता है शिमला एग्रीमेंट जब हम बात करते हैं क्या हुआ। शिमला एग्रीमेंट में यह बात हुई कि
क्योंकि शिमला एग्रीमेंट है, ऑल डिस्प्यूट्स ऑन इश्यूज ऑफ कश्मीर विल बी डिसाइडेड बायलैटरली, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही बातचीत होगी। अब जुल्फिकार अली भुट्टो, जो आज उनके ग्रैंड चाइल्ड बैठे हुए हैं उधर, बिलावल भुट्टो, उन्होंने मिसेस गांधी को क्या बोला, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा मिसेस गांधी को कि आप मुझे 93,000 PWs वापस दे दीजिएगा, मुझे पाकिस्तान जाने दीजिएगा, यकीन मानिएगा कि मैं जो मैंने आपको वादे किए हैं वो पूरा करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने 93,000 ले लिए और एक भी उसके ऊपर वादे के ऊपर खड़ा यही नहीं तो हुआ। मतलब वही मैं कह रहा था, पाकिस्तान जो है इसके ऊपर विश्वास करना बिल्कुल दुश्मन खतरे को, से खाली नहीं। दुश्मन का जो दोष है वो दुश्मन को दें, अपनी गलती भी स्वीकार करें, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन सर मैं एक मुद्दे पर और बात करना चाह रहा हूं, लेकिन पहले और वो एयरफोर्स से रिलेटेड तो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जनरल साहब बता दें तो मतलब अगर शिमला समझौता रद्द हो गया, मतलब अब LOC पर खुली छूट है दोनों फौजों को, इसका मतलब तो यही हुआ। बिल्कुल सौरभ, अगर ये समझौता रद्द हो गया तो पाकिस्तान के ऊपर जब हम कारगिल के समय काउंटर अटैक कर रहे थे, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया था। हम नहीं तो क्रॉस करके पूरा स्कार्दू तक पहुंच जाते और ये पूरा एरिया उस समय हम कब्जा कर जाते। तो उस समय पाकिस्तान खुद बच गया। किसके कारण बच गया? लाइन ऑफ कंट्रोल और शिमला समझौते की वजह से। आज के दिन में अगर आप कहते हैं आप 1948 वाली सिचुएशन में जाना चाहते हैं, तो हमने गलती से अपनी भारतीय फौज को हमला करने से रोक दिया था और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री UN में चले गए। अगर वो अभी शिमला समझौता खत्म हो गया, आप 1948 में जाना चाहते हैं, तो आज का प्रधानमंत्री भारतीय फौज को रोकेगा नहीं। भारतीय फौज आपको धक्का मार के पूरे POK से बाहर निकाल देगी और आपकी बाउंड्री मीरपुर के लाइन पे पंजाब के बॉर्डर पे चली जाएगी। तो आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आप शिमला समझौता तोड़ रहे हैं, हम इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ रहे हैं। देखते हैं किसका समझौता ज्यादा तगड़ा टूटा और किसको ज्यादा मार पड़ी। तुम्हें हम पिलाएंगे भी और तुमको रुलाएंगे भी और तुमको प्यास से तरसाएंगे भी। सर अब मेरा अगला जो सवाल है, ये बहुत लोग पूछते हैं हमसे, खासकर आप सोशल मीडिया पर इस पर एक लंबी चौड़ी बहस भी चल रही है। पाकिस्तान और भारत का एक फर्क आपको और समझना चाहिए, एक जिम्मेदार देश का और एक ऐसे देश का जहां ना इंस्टीट्यूशंस हैं, ना उन इंस्टीट्यूशंस का जो है उनकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई गरिमा, कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन भारत क्या बाय प्लेइंग बाय द बुक, बाय प्लेइंग बाय द रूल्स, हम नियमों को मानने वाले देश हैं, क्या ऐसा करके मर्यादा में चल करके हम पाकिस्तान को, जिसे हम नैरेटिव वॉर कहते हैं, उसमें बढ़ावा तो नहीं लेने दे रहे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन से उसने दुनिया के सामने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मैंने हिंदुस्तान के जहाज गिरा दिए। अब वो एक अनाप शनाप नंबर बोल रहा है। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने इनके 10 जहाज लॉक कर रखे थे लेकिन हमने सब शूट डाउन नहीं किए। बिलावल भुट्टो वहां पहुंच गया न्यूयॉर्क में, उसने कहा नहीं हमने 20 जहाज लॉक कर रखे थे, हमने शूट नहीं किया। कुछ भी अपने मन से कुछ भी, उसमें कोई फैक्ट नहीं है। नहीं तो होता तो कम से कम नंबर तो सेम बताते ना, तो वो नंबर भी एक सेम नहीं बता रहे हैं। तो ये कुछ भी क्लेम कर रहे हैं, हम आधिकारिक तौर पर ये कह रहे हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस जारी है। भारतीय अब CDS साहब ने भी अभी ये कहा और उससे पहले DGM जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, DJ एरोप्स ने भी यही बात कही थी। तो हम क्या हम जो भी हमें मालूम है, क्योंकि हमने नुकसान तो किया ही है, क्या उसका नंबर अब भारत को ऑफिशियली दे देना चाहिए? मैं फिर ये कह रहा हूं, ये जानते हुए कि भारत की वायुसेना इस पर काम कर रही है और उन्होंने कहा है कि एक सही वक्त पर जब हमारा एनालिसिस पूरा हो जाएगा, वी विल गिव आउट एक्चुअल नंबर्स कि हमने क्या क्या इनका हवा में गिराया, कौन से जहाज हमने इनके खड़े खड़े गिराए, सब कुछ बताएंगे। इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है और क्या अब उसको जवाब देने के लिए कुछ बताना चाहिए? देखिए सौरभ, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ? हाँ जी, टाइम है प्लीज, मेरे पास। पहला कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनके जो बयानात आते हैं, ये हमेशा आई डोंट नो उनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी ठीक चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि ये जो कुछ कहते हैं वो एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ही जाता है। जैसे इन्होंने ही कहा था कि 30 ईयर्स तक वी डिड द डर्टी वर्क ऑफ US। अब ये कह रहे हैं कि हमने शिमला समझौता जो है नकार दिया है, इट डजंट एक्सिस्ट, इट इज़ डेड। लेकिन वहाँ पर जो बिलावल भुट्टो हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं हम शांति चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों देश प्रॉस्परस हों।
ये दोनों बातें में आप डायकॉटमी देख रहे हैं। अगर आप शिमला समझौता खत्म करते हैं, इसका मतलब हमें पूरी इजाजत है कि हमारा जो आपने ऑक्युपाई किया हुआ पोर्शन है, कम से कम पीओके का, आजाद कश्मीर का, उसके लेने के लिए हम छूट गए जी। लेकिन वो टैली नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो नंबर्स दे रहे हैं, इन्होंने कहा हम 10 लॉक हमने किया और 5 को मारा, क्योंकि 5 हमने छोड़ दिया, हमें रहम से आ गई, इतना करने से हिंदुस्तान में मातम हो जाएगा। आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप मजाक कर रहे हैं? तो ये भी ये सवाल है कि ये इनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं, तो हम किसके नंबर्स मानेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि कल हमने एक 30 सेकंड प्लीज होल्ड योर थॉट सर। जो स्क्रीन पर चल रहा है वो क्योंकि कोई ऑफिशियली किसी एयरफोर्स ऑफिसर ने आकर के या सीनियर अधिकारी ने आकर के नहीं बताया है, लेकिन पत्रकारों का काम ही ये है, हम बात करते हैं लोगों से, हमें कुछ इंफॉर्मेशन आती है। तो जो बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई थी वो ये आई थी, जो दूसरा जो एयरफोर्स के ग्राफिक्स हैं वो लगा दीजिए। आप उस दिन क्योंकि प्रोग्राम में नहीं थे, 6 इनके हमने एयर में शूट डाउन किए जेट्स, 6 नहीं 8 किए हैं, नोट करिए जी। 2 एवैक कैटेगरी बिल्कुल सही है, और एक C-130 जहाज, ये भी बिल्कुल सही है, और ये बाकी इनके मिसाइल्स वगैरह 30 मिसाइल भी सही है। आपने कहा 8 जहाज हवा में गिराए, 8 जहाज नहीं, हवा में 6 गिराए हैं जी, और सॉरी 4 गिराए हैं और जमीन पर 4 मारे हैं। नहीं तो मेरा सवाल ये था कि इसका ऑफिशियल वर्जन में कब आएगा? देखिए ये सारा वर्जन जो आया है, जो आप यहां दिखा भी रहे हैं, ये सारा एक कलेक्टिव वर्जन है जो बहुत सारे ओपन वेबसाइट से जो लोग मॉनिटर करते हैं वहां से आया है, और सबके लिए प्रूफ चाहिए। आपको वॉर टाइम में प्रूफ का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा हमने जितने भी एयरफील्ड्स को मारा उसके हमने सैटेलाइट इमेजरी दिखाई, इन्होंने हिंदुस्तान का कुछ दिखाया आपको? दूसरी चीज, एक सवाल जो जनता के मन में हमेशा आता है कि ये कहते हैं कि हमने 6 गिरा दिए, आपने 6 क्या गिराए? आपको पता है क्या? आपको पता है कि आपने डिसेप्शन वाले जेट्स गिराए कि आपने रियल गिराए? डिकॉयज जो हम बोलते हैं, जो बंसी हमारा है, उसको गिराए, किसको गिराए? कि पैरामीटर्स देखने में वही लगेंगे। तो वो तो भेजा जाता है कि आपके एयर डिफेंस हमने मार दी। अगर हमने आपकी एयर डिफेंस मार दी, इसका मतलब यह है कि आपने डिकॉय को मारा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज होती है, एक बुलेट इंजरी होती है। मान लीजिए आपने एक इंजरी की, दैट एयरक्राफ्ट इज नॉट डेड, इट इज रिकवरेबल। वॉर में बुलेट इंजरीज, टैंक में इंजरीज होती हैं, आपके वेपन सिस्टम में होती हैं। इस हाउ डू यू नो, पता कैसे चलता है आपको कि मतलब टेक्निकली समझना चाह रहा हूं कि भाई मैंने हवा में ये जहाज गिरा दिया, हाउ विल यू कम टू नो? यू विल कम टू नो इफ द एयरक्राफ्ट वैनिशेस फ्रॉम द रडार स्क्रीन, जब रडार से गायब हो जाए, उसका डिब्री गिरेगा ना जमीन के ऊपर। लेकिन उसका फिजिकल आपको करना होता है। अगर मैंने आपको डिकॉय भेजा है या मैंने आपको डिकॉय सिग्नल भेजा है, मैंने स्पूफ किया है आपके रेडार को, आपको ब्लिप दिखेगी और ब्लिप गायब हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपने मार दिया, लेकिन वहां तो कोई जहाज था ही नहीं, और तभी पीएन उनकी ग्राउंड में गिरी मिली हमको। ऑल दीज सरलीकरण करता हूं। हाँ, ये सारे टेक्निकल क्लेम्स होते हैं, मतलब ये टेक्निकल क्लेम्स होते हैं क्योंकि आप अपने रेडार बैठे, मैंने आपको बहुत सारी ब्लिप्स दे दी जो मैं दे सकता हूं, वो मेरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है जो हमने किया। अब आपने मारा, वो ब्लिप तो थी नहीं वहां, आपको मैंने डिसीव किया। सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैंने आपको डिसीव किया कि आपके रेडार से एक जहाज गया, 2 जहाज गया, लेकिन जहाज तो वहां नहीं है, वहां से ब्लिप है, एंड दिस ब्लिप इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द इंडियन साइड। ये कंट्रोल किया जा रहा है जिससे कि हमारे जहाज एक जो असली वाली ब्लिप है वो निकल जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कुछ सपोर्ट कर रहा हूं जो बोल रहे हैं ना साहब, ब्लिप दिखाया, इन्होंने मिसाइल फायर किया, मिसाइल कहां के गिरा? हमारे खेत में। ये उसे लिंक कर रहे हैं, वो बाद में लिंक करने वाला था। नहीं, मतलब एक तो ये कि वो भी जो क्लेम कर रहा है उसको अपने रडार, उसको अपनी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा होगा रडार स्क्रीन पर, वो इंडिया के जहाज एक ब्लिप की तरह दिख रहे होंगे, और ब्लिप गायब होती है तो आप मान लेते हो कि एक जहाज गिर गया, मार दिया। आपने कहा कि हम वो नकली ब्लिप भी भेज सकते हैं। भेज नहीं सकते हैं, वो भेज रहे थे प्लेंटी में। ओके, वो तो भेजना ही है, नहीं तो हम सीड उसको, इसी को सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस बोलते हैं। इनके सारे दावे जो हैं दे माइट बी फॉल्स स्किल्स। बिल्कुल, दे फॉल्स मींस देयर इज नथिंग, देयर है ही नहीं। अब जैसे दत्ता साहब ने अच्छा एक एग्जांपल दिया, याद भी कराया, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा उसी ब्लिप पे इन्होंने मारा अपना PL-15। अब जब वहां जहाज नहीं है, PL-15 कुछ मिला नहीं, अब वो इंगेजमेंट कैसे होता है? मैंने जब जहाज PL-15 को अपने जहाज से फेंका, इस केस में JF-17 ब्लॉक 3 होगा, उससे आपने अपने PL-15 को लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च किया फॉल्स टारगेट पे, टारगेट तो वहां है नहीं। अब PL-15 पहले रहता है कनेक्टेड विद द एयरक्राफ्ट थ्रू द कम्युनिकेशन लिंक। उस लिंक को मैंने स्पूफ कर दिया तो वो कट गई। अब उसके बाद वो चलता है
अपने इनर्शियल या इनका जो बेदो है, क्योंकि वो चाइनीज है, बेदो जीपीएस किससे चलता है, वो चला, अब आगे जाके अपना रडार खोलता है डिस्टेंस के बाद, जब वो करीब पहुंचता है वहां कुछ है नहीं, टारगेट ही नहीं है, टारगेट नहीं है, अब वो क्या करेगा, गिर जाएगा। उसका फ्यूल खत्म हो गया, गिर गया। तो अब एक तो ये, तो अभी मेरा ओरिजिनल सवाल रह गया सर अभी, हाँ। कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो अगर ये ऐसे अनशन जो भी क्लेम्स हैं इनको काउंटर करने के लिए हम अपने एक्चुअल नंबर्स जो है ऑफिशियली वो हमको जल्द रिलीज करने चाहिए कि नहीं। एक बात तो ये रह गई। और मैं इसका जवाब देता हूं। बोल दीजिए। पहला सवाल आपका है कि हम कोई नंबर क्यों नहीं बता रहे हैं। एक और आपको बता दें, जो डेमोक्रेटिक कंट्री की लाइबिलिटी होती है, एयरफोर्स जो भी नंबर बताएगा, एंड वी आर ए प्रोफेशनल एयरफोर्स, वी कैन नॉट से 6 टुडे एंड वी से टुमारो मॉडिफाइड टू 8, नहीं, हम एविडेंस के साथ बताएंगे हमने ये किया है, तभी जब एविडेंस पक्की होगी, कंफर्म हो जाएगी, तभी हम डिक्लेयर करते हैं ये इतने हमने जहाज मारे। आपने देखा जो भी हमने, हमारे डीजीएमओज ने या एयरफोर्स के डीजी एयर ऑप्स ने जो भी बताया आपको, सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, और जो भी आपको 9 टारगेट्स बताए उनके टेररिस्ट वाले, उसकी भी इमेजेस दिखाई। अच्छा, इसको थोड़ा सा और इसको कोरबरेट करना पड़ता है, जो वॉर टाइम में अपना एक थोड़ा सा समय लेता है। अच्छा, हम वो रिस्पॉन्सिबिली काम कर रहे हैं, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिली हम कोई भी चीज क्लेम नहीं करते, क्योंकि हमारे यहां हमने क्लेम किया, वी हैव अपोजिशन पार्टीज, वी हैव फ्री प्रेस, वी हैव फ्री पीपल who will start talking about it, so you don't want to be एक मैं आपको और सर बस एक चीज में, क्योंकि कॉन्टेस्ट किसी को ये ना लगे कि भाई हम सबूत मांग रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स से, नहीं, सबूत तो उसने कुछ दिया ही नहीं है, पाकिस्तान ने कोई सबूत थोड़ी दिया है कि मैंने 6 जहाज। अरे उनकी जनता मांग रही है सबूत कि आपने इतना उनका नुकसान किया, बताइए कहां नुकसान किया है। जहाज मारे तो जहाज कहीं गिरे होंगे ना, कहीं दिख रहा है जहाज गिरा हुआ, नहीं दिखाई दे रहा। हम भी, हमारे ऊपर भी ये लागू है, हम भी जब कहेंगे कि हमने इतना जहाज गिराया तो उन डेबरी उनके यहां भी नहीं मिली है जहाज की, लेकिन हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको पक्का प्रूफ देना चाहते हैं, वो बिना प्रूफ के कुछ भी क्लेम कर रहा है। एक बात, अब एक बड़े कोई वेस्ट के बड़े जानकार थे इन मामलों के, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, क्रिस समथिंग, वो मुझे लगता है पाकिस्तानी क्लेम्स पर ज्यादा रिलाय करते थे। तो जब ये डेटा कल दिया गया कि हमने उनका एक एवैक 2 एवैक मार दिए थे, तो उन्होंने बताया साहब ये देखो, ये इतने मीटर लंबा होता है, ये इतने फुट चौड़ा होता है, और ये जहाज कहीं पर जाकर के गिरेगा तो इतने एरिया को इंपैक्ट करेगा, अगर हवा में ब्लास्ट हुआ होगा तो इतने रेडियस के अंदर इसका डेबरी जो है वो गिरा हुआ होगा। ये सवाल पाकिस्तान से आज तक कोई नहीं पूछ रहा। मतलब वो सज्जन भी नहीं पूछ रहे पाकिस्तान से, भाई तूने 6 जहाज गिराए हवा में, कहीं कहां गिरे। हाइफिनेटेड जर्नलिज्म क्या सौरभ, आप आसिफ से जब पूछा गया उनके डिफेंस मिनिस्टर से कि आप ये जो क्लेम कर रहे हैं कैसे क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम सोशल मीडिया से क्लेम कर रहे हैं। सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया ये उसका बयान है, उससे हम नो, बट वी हैव सर, वी शुड अडैप्ट अकॉर्डिंग टू आवर एनिमीज टैक्टिक्स ना। वो ले उड़ा इस क्लेम को लेकर के। सौरभ, आई फुली एग्री, डील विद पाकिस्तान द वे पाकिस्तान वांट्स टू डील विद यू, दे हैव टू बी गिवन इन द सेम कॉइन, नंबर 1। नंबर 2, व्हाई वी डोंट डू इट। हर एक ऑपरेशन के बाद व्हेन द ऑपरेशन क्लोजेस, देन द आफ्टर एक्शन रिपोर्ट इज रिटन। वो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, अभी तक वी कैन नॉट डिस्क्लोज व्हाट इज गोइंग ऑन। आपने देखा 47, 48 हो गया, 62 हो गया, 65 हो गया, 71 हो गया, आपका कारगिल हुआ, ऑप मेघदूत अभी भी चल ही रहा है, ऑप मेघदूत चल ही रहा है ना, सियाचिन वाला, हाँ, सियाचिन वाला पूरा चल रहा है वो। सो दैट वी विल नॉट स्टिल क्लोज इट, उसको वी हैव नॉट डिक्लासिफाइड। ये डिक्लासिफिकेशन ऑफ ऑप सिंदूर तब होगा व्हेन द ऑपरेशन फाइनली टर्मिनेट्स एंड देन विल डिक्लेयर। एक्चुअली सौरभ ये चाहते हैं कि इंटरिम रिपोर्ट दीजिए। मैंने मतलब ये देश चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान इनका मुंह बंद करने के लिए, एक्चुअली इनका मुंह बंद करने के लिए कुछ। सौरभ एक चीज बताएं, अगर कोई ऐसे ही बकवास कर रहा है उसको मुंह बंद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं, जैसे जिसका मैंने टॉम कूपर का नाम लिया, वो ऑस्ट्रिया के माने जाने हिस्टोरियन हैं, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स पे लिखा है, बहुत सारी बुक्स लिखी है, और वो कोई इंडिया से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि ये नुकसान हुआ है। एंड मेनी हिस्टोरियंस हैव कम एंड सेड, दोज हु स्टडी एयर वॉरफेयर, कि दिस इज अ क्लियर कट विक्ट्री ऑफ इंडिया, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। आप बताइए, आपने उनका पानी बंद कर रखा है, आपने पहले उनके पर अटैक किया, अगर वो बढ़त में होते, वो इतनी दबिश में होते, तो क्या हम वो सरेंडर करते, तो कोई शक वो नहीं, सीजफायर करते? उसमें ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लॉजिक क्यों नहीं जनता समझ पा रही है कि अगर वो जरा भी दबिश में या वो जरा भी हमें दबा रहे होते
तो पानी छुड़वा कर ही हमसे समझौता सर करते हैं। जनता सब समझ रही है, भारत की जीत पर किसी को डाउट है ही नहीं। वो तो कुछ एक हमारे नेता पता नहीं क्यों इस किस्म के बयान दे रहे हैं। नहीं, जैसा मैंने आपको कहा, ये शायद उन्हीं नेताओं के लिए हम बोल रहे हैं। ये बिलावल जैसे लोग जो विदेश में जाकर जो कुछ भी एक नंबर फेंक करके आ जा रहे हैं, मैं उनके रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, इनका मुंह बंद करने के लिए भारत को ऑफिशियली शायद कुछ ये शायद आपका मैसेज जाएगा तो अभी कुछ होगा। पाकिस्तान ये जो कुछ भी अनाप शनाप दावे कर रहा है कि हमने इतने जहाज गिराए और 20 लोग थे और 10 लोग थे, और तो इसके जवाब में भारत को एक ऑफिशियल वर्जन जल्द रिलीज करना चाहिए। तो सर बता रहे थे कि भारत जो है वो नियमों से चलता है, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल्स हैं और वो अपने समय पर ही होगा और उसी समय पर होना चाहिए। खैर, अब ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण दिवस पर पीएम आवास के अंदर सिंदूर का पौधा लगाया। उन्होंने सिंदूर का पौधा अपने घर पर लगाया है। दरअसल जब वो अभी कुछ दिनों पहले गुजरात की यात्रा पर थे, कच्छ गए थे, तब उनको प्रधानमंत्री को देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए 1971 की जंग में पराक्रम दिखाने वाली एक महिला ब्रिगेड ने ये पौधा सौंपा था। 1971 की लड़ाई में क्या हुआ था, कच्छ के एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। वो रनवे काफी डैमेज हो गया था, लेकिन उस वक्त वहां के गांव आसपास के निवासियों ने, खासकर महिलाओं ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर उस एयरफील्ड को बेहद जल्द दोबारा बना दिया था और वहां से भारत के जहाज दोबारा टेक ऑफ करने लगे थे। ये कहानी याद की जाती है 1971 की जंग की जीत के बीच भी, और वहां उनको ये पौधा दिया गया था, सिंदूर का पौधा, जो उन्होंने आज लगाया है। तो ये तो एक बहुत अच्छा जेस्चर भी था, और इस ऑपरेशन में हमारे जिन वीर सैनिकों ने हिस्सा लिया, खास तौर पर उनके लिए उनके शौर्य को सलाम करते हुए ये पौधा यहाँ रोपा गया। अब इस ऑपरेशन सिंदूर और खासकर सिंदूर की अहमियत पर शशि थरूर ने विदेश में जाकर, न्यूयॉर्क में जाकर एक बड़ी बात कही। शशि थरूर ने कहा कि सिंदूर का रंग गहरा लाल होता है और खून का रंग भी गहरा लाल होता है। शशि थरूर ने कहा कि जैसे खून का बदला खून होता है, हमारे यहां कहावत है, खून का बदला खून, वैसे ही सिंदूर का बदला भी खून होता है। The color of the sindoor is that bright vermilion red, which is not far from the color of blood. And in many ways, there is a Hindi expression that the खून का बदला खून, here सिंदूर का बदला खून होगा, that is blood in response to what they've done to the sindoor. तो इस ऑपरेशन की पहली शुरुआत से, मतलब इस ऑपरेशन का नाम रखे जाने से लेकर के इसके अंत तक हर चीज कैसे भारत ने परफेक्शन के साथ अचीव की है, ये बात भी इसमें दिखती है। और शशि थरूर ने जिस अंदाज में बाहर जाकर फिर हिंदी में उन्होंने अपनी ऑडियंस को बताया कि हमारे यहाँ ये कहावत होती है और इसीलिए इसका नाम सिंदूर रखा गया था। आतंकवादियों ने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, अब इसी सिंदूर का बदला उनके इसी लाल रंग के खून से भारत ने लिया है। लेकिन अभी बदला पूरा नहीं हुआ जनरल साहब, अभी तो काम जारी है। बिल्कुल सौरभ, जो दहशतगर्दों को दहशत में डालना, ये सिंदूर का मकसद है। वो दहशतगर्द जो समझते थे कि वो भारत में कुछ कर गुजरेंगे और उनके ऊपर कोई वार नहीं होगा, ये उनकी गलतफहमी को दूर करने का है। भारत ने करके दिखाया कि जब भारत अपने करने पे आ जाए, वो किसी को छोड़ेगा नहीं, किसी को बख्शेगा नहीं, चाहे वो नज़दीक हो, दूर हो, बिल में छुपा हो, ज़मीन के नीचे हो, कहीं भी हो, हमारे से बच नहीं सकता। इन्होंने जो अपने एयर बेसेस के अंदर अंडरग्राउंड हार्डन, जो इनके अंडरग्राउंड कमांड कंट्रोल सेंटर थे, उसके अंदर घुस के उनको वही तबाह कर दिया। उनकी लाशें भी अब तक नहीं निकाल पाई है। तो जो हमारा बदला है, ये उस आतंकवाद के खिलाफ है जो आतंकवाद तंजीमें हो, आतंकवाद को चलाने वाले ISI हो। बाहर आ गए हैं सर, खबरें ऐसी आजकल आ रही हैं कि वो उधर POK में LOC पार जमा भी होने लगे हैं। यस, बहुत अच्छी बात है। ये जितने जमा होंगे उतने हम उनको मारेंगे। ये अगर ये इस गलतफहमी में हो कि अभी हम कोई घटना घटने के बाद मारेंगे, तो अब अपनी गलतफहमी हटा दें। जिस समय हमको सटीक जानकारी मिल गई कि इतने ये गुर्गे इकट्ठा बैठे हैं एक जगह पे, उसी समय स्ट्राइक किया जाएगा। और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हमारा अभी थमा नहीं है, ऑफ सिंदूर ऑन गोइंग है, और ये तो बिना वार्निंग के मारेंगे। ये तो इन्होंने कह दिया शिमला समझौता रद्द, तो LOC तो अब LOC की तो अहमियत रह नहीं गई, कोई अहमियत नहीं है। यही तो रो रहा था बिलावल, और यही रो रहा था इनका जितने मिनिस्टर हैं।
और जो यही रो रहे थे इनके जो सिंगापुर में गए थे कि थ्रेशोल्ड जो है बिल्कुल अब इतना छोटा हो गया कि रिएक्शन टाइम ही नहीं मिलेगा। अच्छा, वैसे सर, दुनिया में क्योंकि से कोई इंटरवीन नहीं कर पाएगा, हम तुमको तुरंत मारेंगे। आप लोग तो एलओसी पर आप दोनों ही रहे होंगे, तो एलओसी पर क्या उसकी मर्यादा जो है वो दोनों तरफ से बरकरार रखी जाती है, या मौका मिलता है तो मतलब मान लीजिए कोई पोस्ट आपको अगर नजर आती है सामने, मौका मिलता है तो ले लिया कब्जे में? सौरभ, मैं बताऊंगा आपको कि मैं खुद उस एक एलओसी 250 किलोमीटर की जिम्मेवारी मेरी थी, पुंछ से लेके नौशहरा के एंड तक, और उसके बाद अखनूर चालू होता है। 250 किलोमीटर की एलओसी में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत हुई या उन्होंने करी तो हम उसका तुरंत एक्शन लेते थे एट लोकल फॉर्मेशन कमांडर या लोकल बटालियन कमांडर लेवल। उसके लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर हमने अंदर ज़्यादा डीप स्ट्राइक करनी है, जो स्ट्रेटजिक टारगेट होते हैं, उसके लिए ज़रूर गवर्नमेंट की हमें पूछने की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अमूमन सीज फायर मेंटेन किया जाता है एज पर द एग्रीमेंट, जो पहले 2003 का था, बाद में हुआ, फिर बाद में उसको रिवाइव किया, फिर बीच में टूट गया, अब दोबारा वो लागू था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी फौज की कोई पोस्ट या कोई उनका आदमी वहाँ हिमाकत करता है तो तुरंत एक्शन होता है। ठीक है, और हमें किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक। अरे एक सर, इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक खबर है, पार्शली जुड़ी हुई खबर है। ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा रहे सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जो हमारे डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया राष्ट्रपति भवन में। भारतीय सेना की डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। ये सम्मान उन्हें 2025 की डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी फेज 2 के दौरान दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल घई को पहले भी अतिविशिष्ट सेवा पदक और सेना मेडल जैसे सैन्य सम्मान मिल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को दिसंबर 1989 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कमीशन मिला था। वो कुमाऊं रेजिमेंट के सीनियर अधिकारी हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों से लेकर उत्तरी सीमाओं तक कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। एक आपको जानकारी ये, और फिर यहाँ एक पाकिस्तान और भारत का फर्क आपको फिर दिखाते हैं। आर्मीज में भी प्रोटोकॉल्स का कितना अंतर है। जनरल साहब को ये सम्मान जो है, मुझे अभी क्लियर किया, ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए नहीं मिला है। ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी 26 जनवरी को जो अवार्ड्स अनाउंस होते हैं, ये तो उनकी कोर कमांडर, उनकी पूर्व की सेवाओं के लिए ये उनको दिया गया है। श्रीनगर में कोर कमांडर, ये कोई आसिम मुनीर की तरह नहीं है कि एक मेडल एक्स्ट्रा टांग लिया तुरंत, ऐसे 4 दिन के बाद 6ठे दिन जो है वो मिल गया। हमारे यहाँ तो मतलब अवार्ड्स भी जो हैं, जो मेडल्स भी जो हैं वो मिलते हैं, तो उसमें पूरी उसका बैकग्राउंड जान करके फिर समय तिथि डिसाइड करके हर चीज डिफिकल्टी से मिलती है। इसीलिए हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो बड़ी आसानी से इनको मार देते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रूमिंग होती है, अनलेस यू डू द वर्क एंड यू आर रियली फोकस ऑन योर प्रोफेशनलिज्म, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, न पद और न कोई प्रतिष्ठा। ये एक पदक हमारा कमाना पड़ता है भारत में, एक अवार्ड। उत्तम युद्ध सेवा मेडल इन्हें मिला जब ये कोर कमांडर थे श्रीनगर में, 15 कोर कमांडर। उसके बाद ये यहाँ पे डीजीएमओ आए हैं। तो ये ऑप सिंदूर का नहीं है, ये पुराना है, जिसका इन्वेस्टिचर सेरेमनी और कल हुआ। भारत के अंदर हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो ही पदक देते हैं। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान में मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया तो कौन उनको दे रहा था? एक साथ में प्रधानमंत्री खड़ा और साथ में वो जरदारी को खड़ा किया हुआ है। तो वहां पे मेरे को पता नहीं उनका सुप्रीम कमांडर कौन है, मुनीर ही होगा शायद। तो वो वही सुप्रीम कमांडर है, उसने खुद को प्रमोशन दे दिया। आइए अब जरा बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन वॉर की, जो अब और ज्यादा भीषण होने जा रहा है। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन अटैक्स के बाद अब रूस ने बातचीत का रास्ता बंद कर दिया है। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन की बातचीत जो दूसरे दौर की हुई वो बेनतीजा रही थी, और उसके बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से हमले हुए रूस के ऊपर, हमारे पुल गिराने की कोशिशें हुई, इसके अलावा उन्होंने अपने ड्रोन्स भेजकर हमारे बॉम्बर्स को हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। अब इन हमलों के बाद बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। На высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить?
кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами. И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской или Курской областях. Что касается вопросов за तो आपने सुना व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि जो यूक्रेन ने किया हाल फिलहाल में वो आतंकवादी हमले थे, हमारे पुलों को गिराना। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमला था। आपको याद होगा वो जो तस्वीर, ये तो जब उनके 40-41 बॉम्बर जहाज जो हैं उनको मारा था ड्रोन से, उसकी तस्वीर है। उसके अगले ही दिन क्या किया था यूक्रेन ने, इनका जो क्रीमिया का इलाका जो 2013 में कैप्चर किया रूस ने यूक्रेन का, उसको रशिया से जोड़ने वाला जो पुल है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके बेस पर जाकर इन्होंने अंडर वाटर ड्रोन से एक ब्लास्ट किया था। हालांकि वो पुल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उस पर अब फिर से ट्रैफिक चलने लगा है। तो इन सब हमलों को पुतिन कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हमले हैं, और मैं बातचीत करके इन लोगों से आतंकवाद को प्रोत्साहन क्यों दूं, मैं इनको मौका क्यों दूं, मैं इनको राहत क्यों दूं। तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि पश्चिमी हथियारों के दम पर जो कुछ कर रहा है यूक्रेन वो कर रहा है। तो ऐसा लगा कि एक मौका मिल गया या बहाना मिल गया रूस को इन पीस टॉक से बाहर निकलने का, जो शायद अमेरिका के दबाव में हो रही थी, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मैंने 2 घंटे फोन पर बात की। ट्रंप का भी रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब क्या ये पीस प्रोसेस अब माने कि खत्म हो गई, इट इज डेड? सर ऐसे है, आप दूसरा महायुद्ध देखें तो पोलैंड के द्वारा हुआ यही जगह है यूक्रेन, वहीं से हिटलर फोर्सेस लेकर के गया रूस के अंदर। अब जिस प्रकार से जेलेंस्की ने जो कार्रवाई की है और जिस प्रकार से लगातार 40 उनके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाया, वो कर्च ब्रिज जिसके बारे में हम 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज जिसपे वो मस्कवा अंडरग्राउंड वाटर ड्रोन के द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया। जो पियर है, पियर फुटिंग चार्ज, जो पियर क्योंकि जो उसका ब्रिज का जो पियर होता है जिसके ऊपर ब्रिज होता है उसको भी जो प्रोटेक्शन था वही नुकसान हुआ। लेकिन वो रेल और रोड ब्रिज है, वो जो क्रीमिया को कनेक्ट करता है जापोरिजिया और खेरसॉन के साथ, वो उन्होंने। ट्रंप का भी ये मानना है कि बातचीत के बाद उन्हें भी लगा कि पुतिन जो है वो अब मानने के लिए तैयार नहीं है और पुतिन सबक सिखाएंगे। अब कैसा सबक सिखाएंगे, चाहे वो तीसरे महायुद्ध के लिए इस्तेमाल करे टैक्टिकल न्यूक्लियर या न्यूक्लियर के बिना ही कीव को बर्बाद करके रख दे। लेकिन अब लगता है जेलेंस्की को परेशानी होगी, यूक्रेन को परेशानी होगी। और अब लगता ज़रूर है ट्रंप के इशारे से भी, पुतिन के कहने पर भी, कि विश्व को अगले 2-3 महीने का जो मुझे लगता है समय है, वाकई बहुत कठिन समय। अब देखिए जेलेंस्की तो बार बार ये कह रहे थे कि रूस जो है वो इन शांति वार्ता को लेकर के गंभीर नहीं है, वो नहीं चाहता कि बातचीत की जाए। और 2 राउंड की बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है टर्की में, और 1-1 घंटा बाद हुई है। आप युद्ध रोकने जैसी चीज को लेकर के शांति वार्ता करना चाहते हैं और 1-1 घंटे के अंदर आप उठ करके आ जाते हैं। और उसके उन बैठकों में क्या होता था, ये बताया जाता था कि रूस अपनी शर्तें रखता था कि ये हमारी शर्तें हैं, इनको मान लो, हम युद्ध रोक देंगे। वो वही शर्तें जो युद्ध के पहले दिन से पुतिन जो है वो कहते आ रहे हैं। तो पुतिन का तो कोई इरादा दिखाई नहीं देता कि वो इस जंग को रोकें। इसका मतलब उनके पीछे इतना सामान है, उनके पीछे इतना बंदोबस्त है कि उनको जंग रोकने की अभी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। बिल्कुल सौरभ, जो शर्तें पुतिन ने जंग शुरू करने से पहले रखी थी उन शर्तों में कोई अंतर नहीं है। उन शर्तों से पहले तो रूस यूक्रेन के अंदर घुसा भी नहीं था। अब रशिया जो है यूक्रेन के अंदर घुस चुका है। 20% ज़मीन यूक्रेन की उसके कब्जे में है, और जो बचा कुचा इलाका है उसको भी आस्ते आस्ते क्लियर करने की चेष्टा में है। तो जो पहले अगर एक ऑप्शन मिली थी यूक्रेन को कि बिना यूक्रेन की तबाही हुए अगर वो क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान लेता, दोनबास लुहांस के इलाके को आज़ादी दे देता और जो नाटो को ज्वाइन नहीं करता, तो ये जंग होनी नहीं थी। पूरा देश तबाह करा लेने के बाद, 3 साल 3 महीने की जंग हो जाने के बाद, लाखों सैनिक दोनों तरफ के अगर मिला के हम गिने जो मार जाने के बाद, अब यो सीज फायर का कोई सवाल बचता ही नहीं है। और जो पुतिन है वो अपनी जो पहले की शर्तें थी उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो यूक्रेन ने क्या कमाया और क्या गवाया ये बाद में पता चलेगा। यूक्रेन के एक जोकर ने अपना पूरा मुल्क तबाह करा लिया। किसके कहने पे करा लिया? उन वेस्टर्न पावर्स के,
उस अमेरिकन जोर के पीछे जो अपना हथियार असला बेचना चाहते थे और यूक्रेन के विशालों के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते थे। देखिए लेकिन देखिए रूस को कहाँ, रूस के पास, रूस बड़ी इकोनॉमी है, रूस के साथ चाइना भी खड़ा है, लेकिन ज़ेलेंस्की के भी पास कमी किसी चीज की नहीं है, वो भी 3 साल से लड़ ही रहा है ना। 20 देश तो कहने का मतलब इन दोनों ये दोनों देश जो हैं, देखिए अगर दोनों के हम इस वक्त हालात जिन हालात में दोनों देश हैं और मोमेंटम किसके पास है देखें तो लगता है, जैसे आप सर बता रहे थे कि ये सेटबैक्स जो भी हुए हैं, ड्रोन अटैक्स वगैरह के, इनको आप छोड़ दें तो टेरिटरी कैप्चर की हुई है रशिया ने, वो उसके पास मोमेंटम है, उसकी फौजें ग्राउंड पर ज्यादा बेहतर परिस्थिति में और काफी जमीन उन ले चुके हैं। ज़ेलेंस्की को वो जमीन छुड़वानी है तो वो भी युद्ध नहीं रोकना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो रोकना चाहता है। सौरभ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी अगर समीक्षा का समय दें आप, तो पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने ज़ेलेंस्की ने किया है, वहाँ 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को जो हर्ट किया है और यहाँ कर्च ब्रिज में ये तीसरा हमला है आपने किया, इसका कोई सिवाय ऑप्टिक्स के इसका कोई असर मिलिट्री पावर पे जो रशिया के उस पर कुछ नहीं पड़ा। ऐसा कोई बड़ा सेटबैक नहीं है, ऑन गोइंग वॉर में इसका कोई हाथ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो जब कोई आदमी ऐसा करता है इसका मतलब उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब यह है कि अब वो ये जो यूरोप वाली जो मीटिंग चल रही है, जो होने वाली है नाटो की मीटिंग, जिसमें यूएस नहीं अटेंड कर रहा है, 24 से 26 जून तक ये मीटिंग होगी, यूएस से कोई उसके जो डिफेंस सेक्रेटरी वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसी मीटिंग में अगर यूएस नहीं अटेंड कर रहा है और उसके 3 एजेंडा क्या हैं? उसका पहला एजेंडा है कि यूक्रेन को कैसे सपोर्ट करें, दूसरा एजेंडा है कि हम अपने जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर उसको 5% ऑफ जीडीपी कैसे बनाएं, और तीसरा एजेंडा है जो ट्रांस अटलांटिक नेशंस हैं अब उनके रिलेशंस में क्या संबंध रहना चाहिए। तो ये एक तरीके से स्नब है अमेरिका को भी, क्योंकि उन्होंने पुतिन का नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं इन्हीं लोगों की जो आपके जो यूरोपियन ब्लॉक है, उनका स्नब है अमेरिका को भी, क्योंकि उन्होंने कहा था युद्ध बंद करिए। और इधर जो ज़ेलेंस्की ने किया है वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर अभी भी क्षमता है, आप मुझे पैसे दो, मैं रशिया से लड़ूंगा। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। और सारे पैसे जो आएंगे अल्टीमेटली, जो अभी जनरल साहब कह रहे थे, जनरल दत्ता कह रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे थे, अगर इसको अपने देश का प्रेसिडेंट बनना कबूल है, जो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर वो चीज दिख रही है, देन ही शुड केयर फॉर हिज कंट्री। 20% ऑफ यूक्रेन इज ऑलरेडी अंडर द पोजीशन ऑफ रशिया, एंड उस 20% जानते क्या है? 80% उसके मिनरल्स हैं। 20% ऐसा नहीं कि ऐसा हल्का फुल्का वाला 20% है। नहीं, तो जो ट्रंप जो मिनरल डील कर रहे थे वो डील भी क्या थी कि मैं तेरे ही खनिज निकालूंगा, हाँ, मिनरल निकालूंगा और वो मेरी कंपनियां निकालेंगी और मैं उसका प्रॉफिट ले जाऊंगा। सौरभ, अगर अल्टीमेटली तो मुझे कहने दो, ये सारा जो मिलिट्री पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, ये सब उसका खेल है, और उस खेल को खेलने के लिए उन्होंने चुना है एक प्रेसिडेंट को, उसका नाम है ज़ेलेंस्की। अब मैं आपको ट्रंप की बात सुनवाता हूं इन ताजा डेवलपमेंट पर। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की वॉर को लेकर चिंता जाहिर की है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रफ्तार पकड़ते युद्ध का रास्ता सीधे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता है। ट्रंप ने कहा है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ट्रंप ने कहा कि मैं शांति चाहता हूं, जबकि कुछ लोग पैसा और कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं। I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. अब कौन पैसा और कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं? अमेरिका, ये आरोप तो अब जमाने से अमेरिका पर लगता आ रहा है कि अमेरिका दुनिया भर में युद्ध कराता है अपने हथियार बेचने के लिए। लेकिन क्या आप ट्रंप की बात को फेस वैल्यू पर ले सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, अब पीछे जाओ जो होता हो, ट्रंप ने पब्लिक पोस्चरिंग हमेशा से ये की है, जब से दूसरे अवतार में आए हैं, कि मैं दुनिया में शांति करा दूंगा जहां जाऊंगा। मैं रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दूंगा, मैं वो वाली लड़ाई बंद कर दूंगा, गाजा वाली और उसकी लड़ाई कर दूंगा, मैं यमन की लड़ाई बंद कर दूंगा। और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई सो कॉल्ड सीजफायर कराने का इन्होंने क्रेडिट खामखा में बोले, इन्होंने ले ही लिया। तो ये बातें तो कर रहे हैं शांति की। ये कहते हैं मैंने 2 घंटा पुतिन से बात की थी, बड़ी अच्छी बात हुई, और अगले दिन ही जो है 2 दिन बाद ही जो है रूसी वो कुछ बड़ा हमला कर देते हैं पुतिन यूक्रेन के अंदर। अब क्या वाकई में ट्रंप ये युद्ध रुकवाना चाहते हैं? सवाल यह है। मैंने वो कल एक खबर दिखाई थी, यूके के जो प्रधानमंत्री थे कीर स्टारमर, उन्होंने क्या कहा कि हमें वॉर लेवल रेडीनेस पर आना है। अब
ट्रंप जो ये तीसरे विश्व युद्ध की बात कहते हैं, क्या ये धीरे 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 उस ओर बात करना चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल सौरभ, ऐसा है। अगर आप पुतिन के जो पहले वाले इनके वक्तव्य हैं उनको सुने, पुतिन ने कहा था कि अगर ऐसी हालत हुई जिस हालत में रूस का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, तो अगर रूस ही नहीं रहेगा तो इस दुनिया को भी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं वो कर दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो उसके अंदर अगर आपको ये भी याद हो, अमेरिका के अंदर लोग कहते थे कि भैया हमको माइक्रोवेव नहीं होना है, आप क्यों यूक्रेन के पीछे मदद दे रहे हैं उसको रशिया के खिलाफ। अगर कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज हो गया तो अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग, चाहे न्यूयॉर्क में हो, वाशिंगटन में हो, सैन फ्रांसिस्को में, सारे तबाह हो जाएंगे। तो कोई भी अमेरिका नहीं चाहता कि उनकी बर्बादी हो जाए। इसलिए अगर यूरोप के यहाँ से ये न्यूक्लियर जंग शुरू हो या किसी और कारण से शुरू हो, तो पूरी दुनिया के ऊपर एक ये जो न्यूक्लियर खतरा पैदा हो जाएगा और दुनिया तबाह होने की कगार पे पहुंच जाएगी। इसलिए अमेरिका या ट्रंप घड़ी घड़ी ये बोल रहे हैं भी हम शांति चाहते हैं। वो शांति इसलिए नहीं चाहते कि उन्होंने कोई सहानुभूति है रूस के साथ, लेकिन उनको मालूम है जब तक पुतिन बैठा, अगर कोई ऐसी घटना घट गई जहां रूस को ऐसा नुकसान हुआ कि उसने न्यूक्लियर ट्रिगर दबा दिया, वो ट्रिगर जो है उसकी मिसाइलें सारी दुनिया के ऊपर टारगेटेड है ऑलरेडी। देखिए, जहां तक वर्ल्ड वॉर की बात है तो ये छोटी सी वर्ल्ड वॉर तो है ही इन एक्चुअल सेंस में। नेटो क्या है? बहुत सारे पश्चिमी देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारे देश मिलकर ही तो लड़ रहे हैं यूक्रेन से, यूक्रेन का साथ देकर के रशिया से। रशिया के पीछे चाइना खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है, एक ब्लॉक वहां है और यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। लेकिन सवाल ये अब जो ट्रंप कह रहे हैं शांति, उस ओर कभी बढ़ेगा ये युद्ध, या अभी ये युद्ध लंबा चलता आपको दिखता है? सर एक शॉर्ट आंसर प्लीज। दो ऑप्शन। हाँ सर। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो विश्व का नुकसान होगा। अगर युद्ध अभी तकरीबन संभल जाता है तो हो सकता है कि विश्व संभल जाए। सवाल यह है कि क्या रुकेगा। पुतिन बदला जरूर लेगा, अब कैसा लेगा अब ये मालूम नहीं, पर बदला जरूर लेगा, इसमें कोई शक नहीं। फॉर पुतिन इट इज स्पेशल ऑपरेशंस। अगर वो स्पेशल ऑपरेशंस को युद्ध में तब्दीली करता है तो यूक्रेन, मुझे लगता है, सफाया होगा और यूक्रेन रूस ये युद्ध खत्म होगा तो पुतिन की शर्तों पे होगा क्या? बिल्कुल। हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है। पुतिन की जो शर्तें थी वो बिल्कुल उससे एक कदम पीछे नहीं जाएगा। अब बात करते हैं जरा ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस मतलब पाकिस्तान में जिसका खौफ है, ब्रह्मोस मतलब जिसके नाम से पाकिस्तान की सेना कांपती है, ब्रह्मोस का मतलब पाकिस्तान की तबाही। ये वही ब्रह्मोस है जिसने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस में जाकर के सटीक प्रहार किया और ऐसी तबाही मचाई जिसके टेंडर आज तक पाकिस्तान निकाल रहा है। 1 महीना होने को आ गया है ऑपरेशन सिंदूर की उन 4 दिन की लड़ाई का। इस ब्रह्मोस की काट दुनिया की किसी रडार के पास नहीं है, और भारत के ब्रह्मोस की ताकत अब और दुगनी होने जा रही है, डबल होने जा रही है। ब्रह्मोस के नए वर्जन की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर की है, 1500 किलोमीटर, और जल्द इसका परीक्षण होने जा रहा है। पाकिस्तान अभी तक ब्रह्मोस की मार भूला नहीं है। ऐसे में अब इसके नए वर्जन ने पाकिस्तान और उसके हमदर्द चीन की नींद और उड़ाकर रख दी है। तो आइए थोड़ी बात अब जरा इस ब्रह्मोस की करते हैं। मुझे तो वो शहबाज शरीफ का चेहरा नहीं भूलता जब वो अपने उसमें बोल रहे थे, सामने आसिम मुनीर बैठा था कि मुझे मेरे सिपह सलार ने बताया कि क्या सर, हाँ एक बार दत्ता साहब पर कैमरा है तो वो बेहतर करके दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस मार दिया है, इसके चला दिया है भारत ने। अब ये ब्रह्मोस जो है, अब इसकी मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो एवीएम साहब बताएंगे सर फिलहाल की क्या रेंज है, क्या कैपेबिलिटी है, और अब इसको हम और कहां तक ले जा रहे हैं? पहले हम जो ब्रह्मोस बनाते थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो हम उसको 300 किलोमीटर से नीचे रखते थे क्योंकि MTCR जो है उसको हमने साइन नहीं किया था। फिर हमने इसको 300 से 500, उसी को हम 500 तक ले आ सकते थे, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं थी। इवन क्रूज जो हमारी मिसाइल वाला चैप्टर है उसको अब हमने स्क्रैम जेट भी बना लिया है। ये नई टेक्नोलॉजी है, ये हमें ले जाएगी 1500 किलोमीटर तक, और स्पीड आप जो देख रहे हैं 6 से 8, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल बन गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल विद दिस काइंड ऑफ एक्यूरेसी एंड अ क्रूज मिसाइल, I don't think any of the current air defense systems can really respond to it. कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, दुनिया का कोई भी? हाँ, बहुत मुश्किल होगा। दुनिया में है ही कितने हैं। एक आप पेट्रियट की बातें सुनते रहते हैं, एक थार्ड की बात सुनते हैं, एक आप डेविड स्लिंग की बात सुनते हैं, और एक जो AD आपने जो इनका जो HQ-9B और P, इस तरह की बातें सुनते हैं। यही सब है एयर डिफेंस सिस्टम्स।
और हमारा जो ट्रायम्फ है S-400, मैं अभी उस तरफ की बात बता रहा हूँ जो पाकिस्तान को मिलने की संभावना है। तो उन एयर डिफेंस सिस्टम्स में इतना रिस्पांस टाइम नहीं आएगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो आपके दर्शकों को, कि रिस्पांस टाइम क्या होता है। जब कोई हम किसी ब्लिप को देखते हैं तो वो सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करने के बाद आप समझते हैं कि ये चीज़ आ रही है और द नेक्स्ट ब्लिप आनी चाहिए। अगर स्पीड बहुत हाई रहती है तो इतना एक्यूमुलेशन नहीं होता है अगर RCS लो हो कि आप उसको शो कर सकें स्क्रीन पर, और जब दिखेगा ही नहीं तो आया और चला गया, और जब दिखा आप बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, आपका रिएक्शन टाइम नहीं रहता। आप कुछ उसको रोकने के लिए कुछ फायर नहीं कर तो पाते। आप क्या फायर करेंगे, तब तक तो आपके ऊपर आ गया, सर के ऊपर। तो यही कहते हैं ब्रह्मोस, और दूरी बहुत दूर तक, अगर 1500 किलोमीटर को आप लेते हैं तो चाइना क्यों थर थर कांप रहा है, क्योंकि आप उसका काम तो आप S-400 से ही चला सकते हैं। 315 किलोमीटर में मारा था हमने। तो ये चाहिए, डेप्थ हाई नहीं है पाकिस्तान में, स्ट्रेटजिक डेप्थ नहीं है। ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए जब अपनी वो प्लानिंग कर रहे हैं। और चाइना इसलिए कह रहा है कि हाँ पहुंच जाएंगे उनके क्षेत्र तक। एक बात, एक तो मतलब ये कि अगर इसको 1500 किलोमीटर कर दिया तो चाइना का बहुत बड़ा एरिया इसके रेंज में आ गया। आप उधर बैठे हैं ईस्ट में तो आपने बड़ा तगड़ा कंट्रोल किया। और पाकिस्तान में कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां से वो इसको रोक सके। वो तो उसकी स्ट्रेटजिक डेप्थ नहीं है, तो बताएंगे ही, देयर इज नो डेप्थ इन पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान थोड़ा लंबा जो वर्जन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, उस वर्जन की स्पीड और उसकी दूरी कितनी थी? उसकी करीब 2 से 3 मैक थी। इट वाज सब हाइपरसोनिक। अच्छा, वो सुपरसोनिक था, ये हाइपरसोनिक है। 5 मैक के बाद जो भी होता है, जो ध्वनि के रफ्तार से 5 गुना ज्यादा चलता है, उसको हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। और अभी रेंज क्या यूज हुई थी, किस रेंज? उस रेंज का वो 500 किलोमीटर रेंज वाला था। तो 2 से 3 मार्क 500 किलोमीटर रेंज ये अभी इस्तेमाल हुआ था। आप कह रहे हैं 5+ मार्क, यानी अब ये हाइपरसोनिक बन जाए। 6 to 8 है ये। 6 to 8 मैक 6 to 8 मार्क मतलब 1500 किलोमीटर हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइल और स्पीड इसकी वो रेंज 1500 किलोमीटर और एक्यूरेसी सबसे बड़ी चीज होती है। इतनी रेंज में जाके आपकी एक्यूरेसी क्या बनती है, वही 1 to 5। सीडे साहब ने कहा था वी हिट देम विद 1 मीटर एक्यूरेसी। 1 मीटर एक्यूरेसी, ये 1 मीटर एक्यूरेसी फॉर दैट डिस्टेंस इज फिनोमिनल। और उसमें एक और फीचर है जो अभी हमारे लोग बताते नहीं, लेकिन अब तो मीडिया में बहुत आ चुका है, मैं बता सकता हूं। इस क्यों पकड़ में नहीं आती है, जब आपकी मिसाइल गई, मिसाइल में 3 फेजेस ऑफ कंट्रोल होते हैं सौरभ। पहला फेज वो होता है जिसमें आप बेस जहां से आपको लॉन्च किया, जिस एयरक्राफ्ट से, उससे आपका कम्युनिकेशन होता है। दूसरा फेज होता है जो हम नाविक से करते हैं, या GPS सेंट्रिक आप कह लीजिए, वो होता है जिसे इनर्शियल नेविगेशन के साथ चलना पड़ता है प्लस GPS का। और तीसरा फेज होता है अपना रेडार, जो मेरी अपनी मिसाइल पर है, जो होमिंग रेडार जिसको बोलते हैं। उसमें 3 तरह की टेक्निक हो सकती है, IR की हो सकती है, ऑप्टिकल हो सकती है, होमिंग की, रेडार की हो सकती है। तो उसमें से होमिंग रेडार होता है। लेकिन अब जब आप नजदीक पहुंच गए तो दुश्मन का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, जो मिसाइल लॉन्च कर सकता है, वो आपको शायद देख रहा है, लेकिन स्पीड में देखा उसने। अब आपने एस मैनोवर कर दिया, या तो वर्टिकल प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो उसका लॉक लगा भी, तो ब्लिप इतनी छोटी सी है, उस ब्लिप पे लॉक हल्का फुल्का लगा भी, वो भी टूट गया। तो आप जाके टारगेट को मार ही देते हैं, आप बच नहीं सकते ब्रह्मोस के इस बार से। इसीलिए इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ये आपने अच्छा कहा, ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मास्त्र, जिसकी कोई काट नहीं। सर इसी से जुड़ी एक खबर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सर ने बताया कि 1500 किलोमीटर रेंज का मतलब चाइना भी का एरिया भी बहुत कवर हो जाएगा इसकी जद में। और चीन ने आखिरकार इस बात को मान भी लिया कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, इसको रोकने में उसके एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हैं। चीन के इस कबूलनामे से पाकिस्तान में सोचिए जरा कितनी खलबली होगी। चीन के सबसे हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम्स HQ-9 और HQ-16 इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान पर भारत के हमले के दौरान इन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की पोल तो पहले ही खुल चुकी है, और अब चीन ने खुद इस बात को माना है कि ब्रह्मोस के आगे ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम लाचार हैं। खबर ये आई थी सर कि चाइना के सोर्सेस के हवाले से छपी हुई खबर है, लोग चेक कर सकते हैं, कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ब्रह्मोस के केपेबल नहीं है, इसको रोकने के केपेबल फिलहाल नहीं है। बिल्कुल सौरभ, यही कारण है कि चीन ने पहले वो ये भी कह चुके हैं, जब PL-15 मिसाइल गिरी थी तो उन्होंने कहा था ये एक्सपोर्ट वर्जन था हमारा। चीन उसमें ई लगा था। चीन ने पाकिस्तान को कंप्लीट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम दिया, ये सोच करके कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ रहेगा और एयरफोर्स की बदौलत से, लेकिन वो हो ना पाया। और जिस कारण से अब
चीन को भी लग रहा है और पाकिस्तान को भी अब खतरा लगने लगा है कि ऐसे कैसे हो गया कि चीन ने हमें इतना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम दिया और उसको पेनिट्रेट कर गया। अब जब आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, फॉर नॉर्मल व्यूअर्स, जब हम कहते हैं सुपरसोनिक, व्हेन वी से सुपरसोनिक मींस एनीथिंग बिलो 5 मैक, व्हेन वी से हाइपरसोनिक मींस एनीथिंग बियॉन्ड 5 मैक। जब हम मैक की बात करते हैं 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, जब हम हाइपरसोनिक कह रहे हैं 6 to 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इतना ही नहीं, रूस के पास 15 से 20 मैक वाले भी मिसाइल, आप समझ सकते हैं। हम लोग 6 to 8 की बात करें, रूस के पास 15-20, जिसका फिक्र ट्रंप को भी है कि ऐसे कैसे रूस के पास इतने मैक के और हमारी जरूरतों के लिए तो ये बहुत है, बहुत है। नहीं ऐसा है सौरभ, देखिए, ऐसा है, एक सेकंड, आपको याद हो जब गलवान का इंसिडेंट हुआ और हम लोगों ने चाइना को काउंटर किया गलवान में, और साथ साथ में कहा ईस्टर्न सेक्टर में, अरुणाचल के पूरे इलाके में, उस समय आपको याद हो हमारी सेना की जो कैपेबिलिटी और जो रिक्वायरमेंट थी, हमने चीन के साथ जंग लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और कर दी थी। और उस समय भी अगर हमारी जंग हो जाती चीन के साथ तो तब भी चीन को मुँह की खानी पड़ती। अभी उसी प्रकरण में चलते चलते जो हमारा डेवलपमेंट चल रहा है उसको मद्देनजर रख के पाकिस्तान तो हमारे लिए तटपुंजिया है। असली दुश्मन कौन है? चीन, जो बोलता कि मैं पाकिस्तान के पीछे खड़ा हूँ, पाकिस्तान की हर एक जगह पे हिमायत करता है वो। तो हमें अल्टीमेटली चीन को लेके अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि किसी भी दिन अगर वो हालत आ गई कि चीन के साथ डायरेक्ट जंग हो, तो अगर मैन टू मैन हो, हमारी आबादी चीन से ज़्यादा है। अगर सोल्जर टू सोल्जर हो, हमारे वो रस्टिक जवान जो आते हैं गांव वगैरह से, जो मतलब खून पसीना बहा के आते हैं, वहाँ पे कौन आ रहा है? चॉकलेट बेबी ऑफ चाइना, वन चाइल्ड चॉकलेट खाता रोने लग जाता जब उसे पता चलता गलवान में जाना पड़ता है। वो सोल्जर लड़ेगा चीनी के साथ। और जहाँ तक आमने सामने की लड़ाई हुई, चीनी फौज ना 62 में टिकी थी हमारे सामने, ना अब टिकेगी। 62 में हमारे पास हथियार असला नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, कपड़े नहीं थे, सूती कपड़े में हम बर्फों के अंदर बैठे हुए थे जवान, तब भी हम लड़े। और जहाँ लड़े इनको मुंह की खानी पड़ी। आज तक वो जो एरियाज हैं जो हमने पकड़े थे, चसूल हो कुछ हो, ये कैप्चर नहीं कर पाए थे उसको। सिर्फ वो जगह पे हम जहाँ विड्रॉ करके वहाँ ही आए थे। जनरल लता, आपने ये भी बहुत सुना होगा सौरभ, ये भी जानते हैं, अगर इंडियन एयरफोर्स को बोला था उस वक्त इंडियन एयरफोर्स बहुत पावरफुल थी एज कंपेयर टू चाइनीज एयरफोर्स। एयरफोर्स के सारे विवरण में लिखा हुआ है कि हमें कहा नहीं, हमें रोक दिया पंडित जी ने। और 62 में अगर हम मारते तो ये पलटा, तो एयरफोर्स को क्यों रोक दिया नेहरू जी ने? ये इसका तो आज तक कोई नेहरू से पूछना कोई नहीं समझ पाया। एयरफोर्स को इस्तेमाल ही नहीं किया हमने। अभी देखिए वो एयरफोर्स की ताकत सिंदूर में दिखाई हमने। बिल्कुल, अगर यही 62 में होती, चीन के घुटने टिके। अरे मैं बताता हूँ, वही सोल्जर जो हमारे थे ना, वही हरा देते। आपको बता रहे हैं, हमने जीती हुई बाजी हारी है। 62 भी जीती। 62। अरे देखिए, तो ब्रह्मोस की बात हो गई। अब पाकिस्तान में इसके चर्चे होंगे तो फिर आपको हम वो भी दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। दुनिया में जाकर के अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो ने क्या कहा कि दुनिया ने सीज फायर करवा दी, तो अब दुनिया भारत से कहे कि वो हमसे बात भी कर ले, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग भी कर ले। अब पाकिस्तान खुलकर अपने कह रहे हैं, हमारे वाले जो नेता जो है ना, जो बोल रहे हैं सरेंडर सरेंडर, वो जरा सुने इस बात को। पाकिस्तान ने भारत के हमले के बाद हार मानकर ट्रंप से मदद मांगी, ये बात जाहिर ही थी, लेकिन अब इसको पाकिस्तान के पत्रकार खुलकर टीवी पर बैठकर कह रहे हैं। नजम सेठी ने पाकिस्तानी मीडिया में यह बताया कि भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप से मीडिएशन करने की, मध्यस्थता करने की मांग की थी, और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अमेरिका से बात की, भारत के नहीं, अमेरिका के नेताओं ने, पाकिस्तान के नेताओं ने अमेरिका के नेताओं से बात। साफ कह रहे हैं कि वो इंडिया ने नहीं, पाकिस्तान ने मदद मांगी थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सौरभ, इतनी खुली और इतनी स्पष्ट बात को लेकर के हम विवाद क्यों करते हैं? कौन एक आदमी कर रहा है? वही ये राहुल गांधी को नहीं अब समझ देखिए, आ रहा। हम लोग तो पॉलिटिशियन है नहीं, हम सारे फौजी हैं, और हम ये जानते हैं कि हम जीत गए हैं, और हम जीत गए, उस पर विवाद हो रहा है। ये हमारे देश में हो सकता है, और किसी देश में नहीं, तुम हार गए, तुम जीते नहीं, तुम हार गए। अजीब सी बात है। ट्रंप के कहने पे सरेंडर कर दिया। ट्रंप के कहने पे क्यों करेंगे? अच्छा, दूसरी बात मुझे ये भी समझ में नहीं आता, ट्रंप ने बात की नहीं। एक बात मैं और कह दूं आपके माध्यम से, आपने मौका दिया है कि किसी भी वॉर में दोनों जनरल्स खड़े हुए हैं, हम लोग रहे हैं, एक सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम होता है। हमें बताया गया था कि हमें टेररिस्ट इनको खत्म करना है, खत्म किया। अब हमें ये एस्केलेशन अगर हमें करते हैं तो हमें उनको डीकैपेसिटेट करना, वो हमने कर दिया। हमारा ये मकसद कभी नहीं था हमें पीओके लेना है।
यही तो मकसद था ही नहीं इस लड़ाई का, तो उसकी बात आती कहां से है? कोई आप एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस को बिलोंग करते हैं, कोई आप ऐसे कि जोश में आए दो घुसा और मार दिया। वी आर नॉट अनकंट्रोल्ड, वी हैव कंट्रोल्ड एंगर, कंट्रोल्ड पैशन एंड कंट्रोल्ड आर्म फोर्सेस। ये आपकी नियामत है, इसको मत खोइए। जिस देश में भी उनकी आर्म फोर्सेस अनकंट्रोल्ड हो गई, सिविल कंट्रोल नहीं है, वहां का हाल आपने देखा है, कोई देश नहीं बचा, कहीं कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है। वी आर ब्लेस्ड दैट आर्म फोर्सेस लिसन टू द सिविलियन। इंडिया ने नहीं, हमने बात की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जंग रुकवाने के लिए, और फिर वो जो एंकर है वो क्या कहती है कि हमारे सफ़ीर ने, हमारे राजदूत ने अमेरिका में, उन्होंने जाकर के वहां पर एक बड़ा रोल प्ले किया अमेरिका को बीच में लाने के लिए। तो कौन लाया अमेरिका को बीच में? पाकिस्तान लाया। कौन बता रहा है ये बात? पाकिस्तान बता रहा है ये बात। और राहुल गांधी क्या सवाल पूछते हैं? राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे कि ट्रंप को क्यों बीच में लेकर के आए भारत, मोदी जी क्यों ट्रंप को बीच में लेकर के आए? बार बार 1,00,000 बार ये बात रिपीट की जा चुकी है, और अब तो खुलेआम बोल रहे हैं पाकिस्तानी कि रूस, एक ट्रंप ने एक तो बात की ही नहीं किसी से, उपराष्ट्रपति ने बात की, और उपराष्ट्रपति को एक ही जवाब दिया गया था भारत की तरफ से, पाकिस्तान अगर कोई हरकत करेगा तो उसको उसका बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। केवल इतनी बात कन्वे की गई थी अमरीकियों को, और उसके बाद उन्होंने जाकर पाकिस्तान तो चाह रहा था, पैर पकड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि अमेरिका भारत को रोके तो ये जंग रुक सकती है, और उसके बाद जाकर के एक पॉज जिसको हम कहते हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को दिया गया है। बट स्टिल इनके बोलने के बाद भी मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कुछ बिल्कुल। देखिए ऐसा है, ट्रंप ने मुनीर को बोला, मुनीर सरेंडर टू नरेंद्र। हाँ, उल्टी बात, वो सरेंडर टू नरेंद्र, और मुनीर ने अपने डीजीएमओ को बोला, भाई गो सरेंडर टू द डीजीएमओ ऑफ द इंडियन आर्मी। उससे बोलो भैया माफ कर दे, बहुत गलती हो गई हमको, और मत मारो, हमारा सब कुछ लुट गया, हमारे सारे हवाई अड्डे तबाह हो गए, हमारे न्यूक्लियर असट गर्क हो गए, जमीन के अंदर जमीन दोष हो गए, हमारे वो अंडरग्राउंड जो कमांड कंट्रोल सेंटर में से हम डेड बॉडी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये मालूम है आपको? इन्होंने बुलडोजर चला के वो पूरी जगह को कवर कर दिया है, ताकि किसी को पता नहीं चले कि कितने सैकड़ों लोग उस कमांड सेंटर के अंदर मारे गए। त्रिपाल भी डाल दिया सर। त्रिपाल नहीं, इनके जो अंडरग्राउंड वो थे, हमने इनकी वेंट के अंदर 1 मीटर के अंदर उसको डाला हमने, जो अंडरग्राउंड जाके 3-4 मंजिला अंदर नीचे जाके उसको तबाह कर दिया। वो सारा कुछ वहां पे बारबेक्यू बन गया उनका, वो उसकी डेड बॉडी भी रिकवर नहीं कर पा रहे। वेरी गुड। ये असल में हाल हुआ है। रूबियो ने किससे बात की? रूबियो ने मुनीर से बात की, और जब रूबियो ने मुनीर से बात की, उसके बाद ये हरकत शुरू हुई। और डीजीएमओ अपने सीडीएस ने क्या कहा कि पाकिस्तान 48 घंटे लड़ने के लिए तैयार था, और 8 घंटे में फोल्ड हो गया, घुटने टेक दिए। मतलब पाकिस्तान, और खुद उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और इन्हीं राहुल गांधी के नेता जो है विदेश में जाकर के यही सच बयां कर रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं। शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद, वो भी कांग्रेस के ट्रैक से अलग हटकर सरकार के पक्ष में बात रखते रहे हैं। इस बीच में दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने में डेलीगेशन कामयाब रहा, और कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे सलमान खुर्शीद भी इन दौरान बहुत सुर्खियों में रहे थे। कांग्रेस की ट्रैक से बिल्कुल अलग जाकर इन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी की, धारा 370 कश्मीर से हटाने को बिल्कुल सही फैसला बताया। अब ये भारत लौटे और सलमान खुर्शीद ने हर मुद्दे पर इंडिया टीवी से बात की है, मैं आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान की ओर से भी डेलीगेशन कई जगह गया है, जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पाकिस्तान की डेलीगेशन नहीं गए थे, ना उनका कोई ऐसी कोई हमको सूचना थी कि वहाँ भी कोई डेलीगेशन जाएगा। हाँ, ये सही है कि मलेशिया में जब हम अपना काम पूरा कर रहे थे तो उस समय एक प्रेस नोट भेजा गया था पाकिस्तान के हाई कमीशन की तरफ से कि हम जो भी बात कह रहे हैं वो गलत है। ये उनकी तरफ से भेजा गया था, लेकिन उसमें ना कोई तथ्य थे, ना उसमें कोई लॉजिक था, ना उसमें कोई सच कह रहे हैं कि उसमें ना ही कोई सेंस थी, तो उसको हमने इग्नोर किया है। लेकिन जो यहाँ बात हो रही है, और ये एक हर्ष का विषय है कि यहाँ सब लोग ये कह रहे हैं, जो लोग जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इसका जाने का अच्छा असर पड़ा कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें भारत की सामूहिक राय है कि भारत के सब लोग, हर पार्टी के लोग, क्योंकि हम लोग कई पार्टी के 3 पार्टियों के लोग थे हम, कि सामूहिक
आर्टिकल 370 पर जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान वांट्स टू अंडू द प्रॉस्पेरिटी दैट हैज कम टू जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्योंकि आपकी पार्टी नहीं मानती कि प्रॉस्पेरिटी वहां पर हो रही है, स्टेटहुड को रीइंफोर्स करने की बात आपकी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल पार्टी स्टेटहुड पर ही इस समय फोकस कर रही है, और स्टेटहुड पर फोकस वहाँ के जो चुने हुए हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी स्टेटहुड पर ही फोकस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी स्टेटहुड के लिए कहा था कि सरकार ने हमको ये अश्योरेंस दी है कि स्टेटहुड जल्दी मिल जाएगा। तो स्टेटहुड पर तो मैं समझता हूँ कि हम सब एक ही राय के हैं। अब सरकार कब करेगी, कैसे? आपने कहा प्रोस्पेरिटी वहाँ लौट रही है, चीजें अच्छी हो रही हैं, आपकी पार्टी उस चीज को उतने मैं नहीं जानता हूँ कि देखिए ये एक विरोधाभासी नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। देखिए हर चीज़ का एक परसेप्शन होता है, और हर चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। तो वहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे तो वहाँ जाके आप देख लीजिए। उसमें तो कहीं कोई विरोध करने की या बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ है वो एक वास्तविकता है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है। जो हो लेकिन आप सर थरूर साहब हो कोई और हो, वो अपनी समझ से जो बात कह रहे हैं वो उनको कहने दीजिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो जो वास्तविकता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। वास्तविकता के सामने आज जो वहाँ की धरातल पर आज जो सिचुएशन है वो क्या है, उस पर आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान ने उसमें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, ये हमारा मानना है। इसमें हम और सरकार एक ही व्यू के हैं। अब वापस लौटे हैं जरूर खुर्शीद साहब। उन्होंने विदेश में कहा था कि 370 एक ऐसी चीज़ थी जो कि ये इंप्रेशन देता था कि कश्मीर भारत के और राज्यों से अलग है। हमने उसको हटा दिया, वहाँ स्थिति सामान्य हो गई, और उसके बाद वहाँ पर तरक्की हो रही थी, टूरिज्म बढ़ रहा था, और उसमें पाकिस्तान ने उसको रोकने के लिए पहलगाम का हमला किया। वो बात वो अब भारत आ गए हैं, अब वो उनको अपनी पॉलिटिक्स जो है, पार्टी पॉलिटिक्स थोड़ी देखनी है, इसलिए थोड़ा वो बच के बोल रहे थे। लेकिन वो बात वही कह रहे थे कि जो वास्तविकता वहाँ पर थी उसी को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये काम किया था। तो इसमें वो कोई अलग नहीं है। तो ये तो डेलीगेशंस की अच्छी बात ये रही, इन सब ने अलग अलग पार्टियों के लोगों ने भारत की बात रखी और बहुत अच्छी तरीके से रखी। मैं कहूँगा कि सब में एक ये कहना जरूर है, दे आर ऑल पैट्रियोटिक, दे आर ऑल नेशनलिस्ट, और सबका हित भारत है, इसमें एक साफ साबित होता है। और बहुत अच्छी बात है, चाहे भारत के अंदर आने के बाद जिस तरीके से बातचीत होती, बात अलग है, लेकिन जो 370 है ये बहुत ज़रूरी है। 370 सोड द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म। जो सेपरेटिज्म की जो सोच है वो 370 धारा ला रहा था। 370 धारा के हटने के बाद वो जो एक दिमाग में सेपरेटिस्ट एक अलगाववाद जो था, हाँ, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, उस वक्त कोई भी ये जो धारा 370 की बात कभी भी नहीं हुई। बिल्कुल, उसमें वो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वही था जो सबके लिए था। ये 370 शेख अब्दुल्ला ने बाद में बैकडोर के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा अंबेडकर को कहा, अंबेडकर ने मना किया। सरदार पटेल ने फिर कहा कि चलो नेहरू जी को बुरा ना लगे, इसलिए उन्होंने धारा में क्या डाला, टेम्पररी। द वर्ड टेम्पररी वाज इंसर्टेड बाय सरदार पटेल ओनली ऑन दिस। ये अच्छी बात है सर, नहीं है, और इस बहाने ये सारी नई बातें जो हैं, मतलब इतिहास की बातें ऐसी सामने आ रही हैं, जानकारी बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया, आज समय इतना ही था। श्रीवास्तव साहब बहुत धन्यवाद आपका, जनरल दत्ता बहुत शुक्रिया आपका, जनरल कुलकर्णी बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और अहम खबर, अयोध्या में राम दरबार सज चुका है। रामनगरी में कैसा है राम भक्तों का उत्साह और कैसे खत्म हुआ 500 साल का इंतजार, स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 3 बजे।